हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही श्रेया की आवाज़ सबके कानों पर पड़ी, सब लोग शौक होकर श्रेया की ओर देखने लगे। अपनी बात कहने के बाद श्रेया अपनी जगह से उठी और धीमे कदमों से रोहित और सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। रोहित ने जब ध्यान से श्रेया की ओर देखा तो श्रेया की आंखें काफ़ी अजीब लग रही थी। श्रेया की आंखें एक जगह पर स्थिर नहीं थी। वो कभी ज़मीन की ओर देखती, कभी दाएं देखती तो कभी बाएं देखती। रोहित ने श्रेया को कभी इस तरह से अजीब हरकत करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। रोहित के बिल्कुल पास आकर श्रेया ने कहा, आकाश ने जो सपना देखा है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं नहीं चाहती कि आकाश का सपना किसी के कंधों पर बोझ बनकर इस दुनिया में रहे। आकाश की हर जिम्मेदारी मेरी है और आकाश का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आसपास खड़े लोग श्रेया की बात ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। करण गुलेरिया काफ़ी हैरान होकर श्रेया की हर बात सुन रहे थे। सिद्धार्थ, जो श्रेया की बात से काफ़ी शॉक्ड नजर आ रहा था, उसने बिल्कुल धीमी और दबी हुई आवाज़ में श्रेया से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो श्रेया? देखो, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी दुख अब हम सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, मगर यकीन मानो कि आकाश को खोने का दुख हमारे दिलों में भी नासूर बनकर बैठा है और आकाश की हर जिम्मेदारी अब एक परिवार होने के नाते हम सबको शेयर करनी होगी और परिवार का बड़ा भी होने के नाते अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आकाश के अधूरे सपनों को मैं पूरा करूं। छोटा भी होने के बावजूद आकाश ने आज तक परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी और शायद कहीं ना कहीं इतने बड़े बोझ की वजह से ही आकाश। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात आगे बढ़ा पाता, सिद्धार्थ ने अचानक ही अपनी आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। नंदिनी बड़ी ही हैरानी से सिद्धार्थ के इस बर्ताव को देख रही थी। बाहर वालों के लिए कहना बहुत ही मुश्किल था कि सिद्धार्थ के आंसू असली थे या नकली, मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ हर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता था। इस तरह से अचानक आंसू बहाना सिद्धार्थ की फितरत में नहीं था। नंदिनी पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी अपने पति ही की हर हरकत को, और अब तक नंदिनी जान चुकी थी कि हो ना हो सिद्धार्थ आकाश की पोजीशन पर पावर पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। नंदिनी को अपने पति की हरकतों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो जानती थी कि वो चाहकर भी अपने पति को रोक नहीं सकती थी। सिद्धार्थ को इस तरह रोता हुआ देखकर श्रेया ने दबी हुई और भारी आवाज़ में कहा, आंसू बहाना बंद कीजिए भैया। आकाश ने कभी नहीं चाहा था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों से कभी आंसू बहे। आप तो जिम्मेदारी उठाने से पहले ही अपना फ़र्ज चूक गए। श्रेया की ऐसी तीखी बात सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया और बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया की आंखें लाल लाल हो गई थी और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे भी पड़ चुके थे। श्रेया यहाँ वहाँ देखकर कहने लगी, आकाश ने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, वो चाहे परिवार का मामला हो या बिजनेस का। परिवार के लोगों को खुश देखना आकाश की ख्वाहिश थी और उसने अपनी ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया था, और आज से वो जिम्मेदारी मेरी होगी। और रहा सवाल बिजनेस का, आकाश ने हमेशा से सपना देखा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देश की टॉप इंडस्ट्री बने। उसने अपने से इस सपने को भी जिम्मेदारी समझकर बखूबी निभाया और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था। ये कहने के बाद श्रेया ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, और अब आकाश की इस जिम्मेदारी को भी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगी। जो सपना आकाश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरा किया था, उस सपने को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी। रोहित की ओर देखते हुए श्रेया की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रही थी। करण जान चुके थे कि सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी। करण ये भी जानते थे कि आकाश की मौत के बाद श्रेया का दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता था। रोहित के दिल में गुलेरिया परिवार के लिए गलतफहमी ना हो, इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए करण ने रोहित से कहा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से कंपनी की प्रेसिडेंटशिप अब हमें श्रेया को ही दे देनी चाहिए। एंड आई एम श्योर रोहित कि उसे अगर किसी बात की ज़रूरत हो या उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो तो तुम ज़रूर ऐसे वक्त में श्रेया की मदद करोगे। इससे पहले कि करण की इस बात का रोहित कुछ जवाब दे पाता, श्रेया ने फिर से अपनी आंखों में गुस्सा और जुनून लिया रोहित की ओर देखकर कहा, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। जैसे ही श्रेया ने यह बात कही, रोहित फिर से हैरान होकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया की आंखों में रोहित के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और अब उसकी आंखों के रिएक्शन किसी से छुप नहीं रहे थे।
रोहित के बिल्कुल पास खड़ी आयशा मारवा और व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को भी अब श्रेया की बात काफ़ी अजीब लगने लगी थी। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 पर बनाए रखने की जिम्मेदारी आज से मेरी है और आज से मुझे मेरी जिम्मेदारियों से और मेरे लक्ष्यों से कोई दूर नहीं रख सकता। श्रेया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित की ओर देखकर उसे किसी तरह की चेतावनी दे रही थी। रोहित के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित पहले से काफ़ी सारी चीज़ों से परेशान था, मगर इस वक्त रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसे नाजुक वक्त में उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। कई दिनों से खुद रोहित ने मारवा इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में कोई खबर नहीं पूछी थी। चिराग मेहता भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को इस वक्त बिजनेस की बातों से डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए चिराग ने भी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर रोहित को बिजनेस की बातों से और बिजनेस से बिल्कुल दूर रखा था। श्रेया कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर घूर घूर कर देखती रही। जब नंदिनी ने श्रेया को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा तो नंदिनी श्रेया के पास आकर कहने लगी, श्रेया, आकाश की जिम्मेदारियां तुमने अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नंदिनी ये बात कहने के बाद श्रेया के कंधों पर हाथ रखा, श्रेया ने जोर से नंदिनी के हाथों को अपने कंधों से झटक दिया। श्रेया के इस बर्ताव को देखकर कर्ण गुलेरिया और वहाँ खड़े बाकी लोग भी बिल्कुल शॉक हो गए। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। श्रेया बस घूर घूर कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। कर्ण ने श्रेया के पास आकर कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अनिका की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है रोहित को अनिका के साथ रहना चाहिए। ये कहने के बाद कर्ण ने श्रेया का हाथ पकड़ा और श्रेया को मारवा हाउस से बाहर ले जाने लगे। श्रेया बस पलट कर रोहित की ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आंखों ही आंखों में रोहित से कई सारे सवाल पूछ रही थी, मगर न तो रोहित उन सवालों को समझ पा रहा था और न ही रोहित ये समझ पा रहा था कि आखिर श्रेया उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। कर्ण और श्रेया के साथ साथ सिद्धार्थ और नंदिनी भी अपना सर झुकाकर मारवा हाउस से चले गए। मारवा हाउस से निकलने के बाद श्रेया, कर्ण, सिद्धार्थ और नंदिनी तीनों एक बड़ी सी वैन में बैठकर ड्राइवर के साथ गुलेरिया हाउस वापस जाने लगे। वैन में बैठने के बाद काफ़ी देर तक वैन में खामोशी छाई रही। कर्ण समझ नहीं पा रहे थे कि श्रेया की इन हरकतों को कैसे रोका जाए। वो श्रेया की मानसिक कंडीशन भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। आकाश को खोने का जो आघात श्रेया के मन पर लगा था, उसी की वजह से श्रेया इस तरह से बिहेव कर रही थी। ये बात भी सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, मगर कर्ण ये भी जानते थे कि श्रेया को बिजनेस चलाने का कोई अनुभव नहीं था और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए न सिर्फ अनुभव बल्कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नॉलेज और दूर अंदेशे की भी ज़रूरत होती है। और कर्ण ने आज तक श्रेया को एक मासूम परी के रूप में देखा था, जिसे दुनिया में चलती आ रही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया ने अपने बचपन में और जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद बहुत सारे दुख झेले थे और बहुत सारी तकलीफ़ें भी झेली थी, मगर मन ही मन श्रेया एक निर्दोष गुड़िया थी जिसे जाल में फंसाकर उसका इमोशनल बेनिफिट उठाना बहुत आसान था। श्रेया की सौतेली माँ और सौतेले परिवार ने श्रेया के साथ बहुत बुरा किया था। श्रेया की सगी बहन होने का दावा कर रही नताशा ने भी श्रेया का प्यार और श्रेया की बच्ची पिंकी को श्रेया से छीन लिया था। उस वक्त न तो श्रेया अपने साथ हुई जातियों को समझ पाई और न ही उनका डट कर मुकाबला कर पाई थी। अगर किस्मत और अनिका ने श्रेया का साथ न दिया होता तो शायद आज भी आकाश और श्रेया एक नहीं हुए होते। श्रेया ने अपनी पिछली ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें सही थी वो एक के बाद एक कर्ण की आंखों के सामने आने लगी, मगर कर्ण ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया को एक दिन हमेशा हमेशा के लिए आकाश से जुदाई का दुख सहना होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद, मन ही मन कुछ सोचने के बाद कर्ण ने श्रेया की ओर देखकर कहा, देखो श्रेया, हम सब इस वक्त तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। कंपनी की बागडोर तुम अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो, इस बात में मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, मगर जहाँ तक कंपनी की प्रेसिडेंटशिप का सवाल है, एक्सपीरियंस का होना भी बेहद ज़रूरी है। करण की बात सुनने के बावजूद श्रेया बिल्कुल खामोश रही और खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर तक जब श्रेया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो कर्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकती, मगर ज़रा सोचो, आकाश ने इतनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को जिस मुकाम पर पहुंचाया है,
अगर वो मेरी या तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से नाकाम हो जाता है तो हम सबको कितना दुख होगा। करण की बात सुनने के बावजूद श्रेया काफ़ी वक्त तक खामोश रही। श्रेया बस खिड़की के बाहर देखती रही। श्रेया की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की आंखें पहले से अब ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। श्रेया बस फटी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखती रही। कुछ देर बाद अचानक करण के कानों पर श्रेया की धीमी मगर सख्त आवाज़ पड़ी। श्रेया ने करण से कहा, पापा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको किस बात की फ़िक्र हो रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ज़्यादा मेरी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया का सामना करने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस दुनिया के बदलते चेहरों को पहचान पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। श्रेया की ये बात सुनकर अचानक करण चौंक कर श्रेया की ओर देखने लगे। श्रेया ने इस बार करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि ये दुनिया बस हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है। अगर कामयाब बनना है तो हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई हमसे हमारी चाहती चीज़ न छीन ले। और आज से मुझे भी यही करना है। हर उस इंसान से बचकर रहना है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। मेरे पेट में पल रहे आकाश के होने वाले बच्चे और पिंकी के अधिकारों को कोई छीन न ले। मुझे इसका मरते दम तक ख्याल रखना है। और फिर बस कुछ ही सालों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आकाश के पास चली जाऊंगी। श्रेया की आंखों में बौखलाहट देखकर करण के मन में श्रेया के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब श्रेया के फैसले को पलटना नामुमकिन हो गया था और करण भी श्रेया के फैसले को समर्थन देने वाले थे। वैन में नंदिनी के बगल में बैठा सिद्धार्थ खिड़की के बाहर देखकर अपने होंठ चबाने लगा। सिद्धार्थ जोर जोर से अपनी टांगें भी हिला रहा था। फिर अचानक ही सिद्धार्थ ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में कुछ टाइप करने लगा। नंदिनी ने जब देखा कि सिद्धार्थ अपने मोबाइल में क्या टाइप कर रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि सिद्धार्थ ने एक अननोन नंबर पर एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। सिद्धार्थ ने जब अननोन नंबर पर मैसेज भेजा तो नंदिनी दंग रह गई। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था और उसने जिसे मैसेज भेजा था वो कौन था। मन ही मन सिद्धार्थ की पत्नी नंदिनी का शक बढ़ता ही जा रहा था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था और वो किस तरह की प्लानिंग की बात कर रहा था। क्या आकाश के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना सिद्धार्थ की किसी भी प्लानिंग का हिस्सा था? और अगर ये उसकी प्लानिंग थी तो आखिर वो प्लानिंग क्या थी? सिद्धार्थ अपने ही टेंशन में यहाँ वहाँ देखकर अपने होंठ चबा रहा था और कभी खिड़की से बाहर देख रहा था। सिद्धार्थ को यह एहसास नहीं हुआ था कि नंदिनी ने उसे मैसेज टाइप करते हुए देख लिया था और उसने मैसेज में क्या टाइप किया था वो भी नंदिनी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। नंदिनी हैरान होकर अपने पति की ओर देखती रही। इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान सामने की सीट पर बैठे करण ने अपना सिर झुका लिया था। अचानक करण के परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कि आज एक वक्त के सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन करण गुलेरिया को यह महसूस हो रहा था कि वो शायद दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसान थे जो अपने परिवार को संभालने में असमर्थ थे। मगर मन ही मन करण ने यह भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो श्रेया की ज़िंदगी को इस तरह बिखरने नहीं देंगे। तीनों बच्चे राजलक्ष्मी के साथ अनिका को रिया के बेडरूम में ले गए। रिया के बेडरूम में पहुंचते ही अनिका ने देखा कि रिया का बेडरूम किसी गेमिंग जोन से कम नहीं था। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और हर तरफ बड़े बड़े गेमिंग मशीन्स नज़र आ रहे थे। राजलक्ष्मी जिसने रिया का बेडरूम पहली बार देखा था वो बेडरूम देखकर इतनी शौक हो गई कि राजलक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर रिया से कहा, अरे रिया, मुझे पता नहीं था कि तुम बेडरूम में बल्कि डिज्नीलैंड में रहती हो। ये क्या है? ये कौन से एंगल से एक किसी बच्चे का बेडरूम नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मॉल के गेमिंग जोन में आ गई हूँ। अनिका को इस वक्त रिया के बेडरूम से ज़्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि उसके सामने खड़े उसके फूल जैसे प्यारे बच्चे जो उसे इतना प्यार करते थे वो बच्चे उसे याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका जब किडनैप होने के बाद घर लौटकर पहली बार होश में आई थी तब से लेकर कुछ घंटों पहले तक अनिका काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी। मगर वक्त जैसे जैसे बीतता गया अनिका को भी अंदाज़ा होने लगा था कि वो एक तरह से किसी बीमारी का शिकार थी और अब उस बीमारी के दूर होने के इंतज़ार के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक बड़ी सी वीडियो गेम के पास जाते हुए अलेक्जेंडर ने उस वीडियो गेम पर हाथ रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा,
क्या आप जानती हैं कि रिया को सबसे ज़्यादा पसंद है ये गेम, और आप सबसे ज़्यादा इरिटेट होती हैं इस गेम से, क्योंकि इस गेम से बार बार मशीन गन और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें आती रहती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी, और इसलिए ये गेम खेलने पर आप रिया को सबसे ज़्यादा डांटती थी। अलेक्जेंडर को कंप्लेंट करता हुआ देखकर रिया ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानती हैं कि मैं आपकी सबसे फेवरेट हूँ, क्योंकि हम तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा आपकी बात मैं ही मानती हूँ। जैसे ही रिया ने अनिका से यह बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन ये कह रहे थे कि उनकी बहन मम्मा की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर मम्मा की नज़रों में अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाना चाहती थी। प्यारी सी रिया को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए अनिका ने रिया के कंधे पर प्यार से अपना हाथ फेरा। राजलक्ष्मी भी अनिका के रिएक्शन को अब बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। राजलक्ष्मी जानती थी कि बच्चे जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। अनिका को इस तरह पुरानी बातें याद दिला कर ही अपने अतीत से जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा राजलक्ष्मी के पास अनिका के लिए और कोई ट्रीटमेंट का जरिया नहीं था। राजलक्ष्मी जानती थी कि कई बार अल्जाइमर के पेशेंट और ऐसे पेशेंट जो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके होते थे, उन्हें अगर पुरानी बातें बार बार याद दिलाई जाएं तो एक ना एक दिन उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। हालांकि ऐसा हजारों पेशेंट में से एक के साथ होता था, मगर राजलक्ष्मी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जो हजारों में से एक के साथ होता था वहीं अनिका के साथ हो जाए और अनिका फिर से पहली जैसी हो जाए। आर्यन और अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा को अगर वो बार बार अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद दिलाएं तो हो सकता था कि उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। इसलिए आर्यन ने अचानक ही अनिका का हाथ पकड़कर कहा, मॉम, आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के कोने में रखी एक रेसलिंग चेयर के पास ले गया। अनिका को रेसलिंग चेयर पर बिठाने के बाद आर्यन दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन को इस तरह देखकर अलेक्जेंडर और रिया दोनों हैरान थे। रिया ने अपने कंधे हवा में लहराते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ है आर्यन को? अलेक्जेंडर भी कुछ समझ गया था कि आर्यन क्या करना चाहता था, मगर जैसे ही आर्यन कमरे में वापस लौटा, अलेक्जेंडर ने देखा कि आर्यन के हाथों में एक फ़ोटो एल्बम थी। अलेक्जेंडर ने जो सोचा था वही आर्यन ने किया था। आर्यन कुछ फ़ोटो एल्बम को लेकर अनिका के पास आया और अनिका के बगल में बैठकर आर्यन ने एक बड़ा सा फ़ोटो एल्बम अनिका की गोद में रखकर उसे खोल दिया। एक के बाद एक एल्बम के पन्ने पलट कर आर्यन अनिका को पुरानी तस्वीरें दिखाने लगा जो वेकेशन पर जाते वक्त और अलग अलग ओकेजन पर खींची गई थी। अनिका हर तस्वीर को देखकर हैरान हो रही थी। हर तस्वीर में अनिका अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश नजर आ रही थी। रोहित, अनिका और तीनों बच्चे अलग अलग तस्वीरों में काफ़ी खूबसूरत फैमिली नज़र आ रहे थे। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत फैमिली होने के बावजूद उसे अपने बच्चे पति याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रही थी, जिसकी झोली में सब कुछ था मगर फिर भी उसकी किस्मत पूरी तरह से खाली थी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि वो जिस दुनिया में थी उस दुनिया से उसका पुराना रिश्ता था, मगर वो दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई थी। हर पलटते पन्ने के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनिका खुद नहीं जानती थी कि उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे। अनिका की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर तीनों बच्चे और राजलक्ष्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो समझ चुके थे कि अनिका मन ही मन शायद अपने आप को कोसने लगी थी। अनिका एक के बाद एक फ़ोटो एल्बम के पन्ने पलटती रही। हर पलटते पन्ने के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अनिका फिर से अपने दिमाग को जोर देकर दिमाग के अंदर कई छुपी हुई बातों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अनिका के चेहरे पर फिर से अनिका की नसें दिखाई देने लगी थी। राजलक्ष्मी ने जैसे ही अनिका का चेहरा लाल होते हुए देखा, राजलक्ष्मी ने अपने बैग से फिर से दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट्स निकाली और अनिका के हाथों में थमा दी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका के हाथों में पानी का गिलास दिया। अनिका ने जैसे ही टैबलेट्स अपने गले से नीचे उतारी, कुछ ही सेकंड के अंदर अनिका के चेहरे पर फिर से राहत लौटने लगी। कुछ देर तक गहरी सांस लेने के बाद अनिका ने अपने तीनों बच्चों की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों, इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भी भूल चुकी हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं क्या मायने रखते हैं। अनिका को इस तरह बोलता हुआ देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी छा गई।
जब से अनिका होश में आई थी तब से लेकर अब तक अनिका ने कभी इतनी लंबी बात नहीं की थी। अनिका की याददाश्त खो जाने के बाद डॉक्टर शेट्टी ने राजलक्ष्मी से कहा भी कि अनिका की याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। उसे न तो किसी का नाम याद है, ना ही अपना नाम याद है, ना ही लोगों के साथ रिश्ते याद हैं, मगर कुछ कुछ बात ऐसी हैं जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती हैं, जैसे कि भाषा, सांस लेने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका। ये सारी की सारी बातें इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हुई होती हैं। ये सारी बातें याददाश्त के साथ चली नहीं जाती और शायद इसलिए अनिका अभी भी अपनी भाषा बोल भी पाती है और समझ भी पाती है। अनिका को इस तरह बोलता हुआ देखकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। अलेक्जेंडर अनिका के पास जाकर कहने लगा, मम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो, अगर आप हमारी लैंग्वेज समझ पा रही हैं, बोल पा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो बातें फीड हुई हैं उन्हें धीरे धीरे आपका माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। और हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं मम्मा। हम तीनों बच्चे तो आपकी जान हैं, आपकी आत्मा है। हम ज़रूर आपको आज नहीं तो कल याद आ जाएंगे और एक बार हम याद आ गए तो हमें हमारी पुरानी मम्मा वापस मिल जाएंगी। अलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही राजलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, मेडिकल इंडस्ट्री को उनकी सबसे कामयाब और सबसे काबिल डॉक्टर भी वापस मिल जाएंगे। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अनिका के गले मिले। तीनों बच्चों के गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका भी मुस्कुराने लगी थी। दरवाजे के पास खड़ा रोहित ये सब कुछ देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। अनिका और बच्चों को गले लगाते हुए देखकर रोहित तालियां बजाता हुआ अंदर आया और अनिका की ओर देखकर कहने लगा, चलिए बच्चों के साथ तो आपकी दोस्ती हो गई है, थोड़ी बहुत दोस्ती अपने पति के साथ भी कर लीजिए। यह कहते हुए रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं रोहित मारवा और मैं तुम्हारा पति हूँ। जैसे ही यह कहने के बाद रोहित ने अपना हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ाया। अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित को देखते ही अनिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अनिका अचानक गुमसुम होकर तीनों बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चे अनिका का रिएक्शन देखकर यह नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक अनिका को क्या हो गया था। अनिका के चेहरे पर घबराहट देखकर आर्यन अनिका के पास गया और अनिका के कानों के पास आकर कहने लगा, मॉम ये डैड हैं, क्या आप डैड को हेलो नहीं कहेंगी? आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए अनिका ने धीमी आवाज में कहा, हेलो। अनिका की हैरानी देखते हुए रिया ने अनिका का चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहा, हाँ डैड, हर बच्चे के दो पेरेंट्स होते हैं, एक होती है मम्मा और दूसरे होते हैं डैड। आप हमारी मम्मा हैं और यह हमारे डैड हैं। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए नन्ही सी रिया ने आगे कहा, और वैसे अभी ये सारी बातें समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। हम भी जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब हम नहीं समझ पाते थे कि हर एक बच्चे के दो पेरेंट्स क्यों होते हैं, मगर धीरे धीरे हमें सब समझ में आ गया। नन्ही सी रिया की ऐसी बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपने पापा के सामने अपना सिर झुका लिया। रोहित का अपनी ओर बढ़ा हुआ हाथ देखकर अनिका के चेहरे से घबराहट कम नहीं हो रही थी। तभी रोहित ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनिका से कहा, क्या हुआ है अनिका? देखो घबराओ मत। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ, मगर जिस तरह तुम बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हो उसी तरह मुझसे भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर अभी भी अनिका के चेहरे से घबराहट कम नहीं हुई थी। अनिका के जहन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। श्रेया ने हॉस्पिटल में आने के बाद अनिका से साफ साफ कहा था कि रोहित इज़ ए मर्डरर। जो बात अनिका के दिमाग में बार बार घूम रही थी अचानक ही उसकी जुबान पर आ गई। रोहित की ओर हैरानी से देख रही अनिका ने अचानक ही कहा, रोहित इज़ ए मर्डरर। अनिका ने भले ही अपनी बात धीमी आवाज में कही थी, मगर अनिका की बात रिया के बेडरूम में चारों ओर गूंजने लगी थी। अचानक ही जब अनिका के मुंह से वहां खड़े सभी लोगों ने ये बात सुनी, सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों बच्चे काफ़ी हैरानी से अनिका की ओर देख रहे थे। तभी रिया ने अनिका के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? यह हमारे डैड हैं, आपके हस्बैंड। हालांकि शुरुआत में आप इनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, मगर यह शुरुआत से आपको बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे इनका प्यार देखकर आप भी इनसे बहुत प्यार करने लगी। फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि आप दोनों को प्यार हुआ उससे पहले ही हम 3 जन्म ले चुके थे। रिया की बातें काफ़ी कन्फ्यूजनिंग हो रही थी। खुद राजलक्ष्मी रिया की बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी।
अनिका के चेहरे पर रिया की बात सुनकर हैरानी बढ़ गई थी। तभी रिया ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे अरे, ये सब बातें आप अभी नहीं समझेंगी। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी ना, तब आप ये सारी बातें समझ लेना। फिलहाल ये सारी बातें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि अब ज़्यादा देर तक बाजी रिया के हाथ में रही तो मम्मा यादाश्त खोने के साथ साथ पागल भी हो जाएंगी। इसलिए अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, मेरे ख्याल से मम्मा को आराम करने देना चाहिए। बाकी सारी बातें हमें उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। रोहित अब तक समझ चुका था कि अनिका रोहित के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, मगर तीनों बच्चों के साथ अनिका काफ़ी घुल मिल गई थी। ये देखते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मेरे ख्याल से जब तक अनिका मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, अनिका को तीनों बच्चों के साथ ही रहने देना चाहिए। राजलक्ष्मी रोहित की पोजीशन अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका का सारा सामान और दिमाग को शांत रखने वाली टैबलेट्स रिया के कमरे में अच्छी तरह से सजा दी और रोहित से कहा, ठीक है सर, मैं डेली मैडम से मिलने आया करूँगी। आई होप मैडम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने काम पर लौट आए। अनिका रोहित और तीनों बच्चों को बाय कहने के बाद राजलक्ष्मी कमरे से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद कुछ देर तक रोहित वहीं खड़े हुए अनिका और अपने बच्चों को देखता रहा। बच्चे अनिका को लेकर बिस्तर की ओर चले गए। अनिका को बिस्तर पर लेटाने के बाद आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर अनिका के सामने फिर एक फ़ोटो एल्बम निकाल कर बैठ गए और अनिका को एक एक तस्वीर एक्सप्लेन करने लगे। अनिका भी काफ़ी हैरान होकर हर तस्वीर को देख रही थी और बच्चों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक अपने परिवार को देखने के बाद रोहित कमरे से बाहर निकल गया। रोहित को आज इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि जिस अनिका को देखकर रोहित को जीने की वजह मिली थी, आज उसी अनिका को इस तरह देखकर जिंदगी से रोहित पूरी तरह से गायब हो चुका था। मगर कम से कम रोहित को इस बात की तसल्ली थी कि अनिका बिल्कुल सुरक्षित थी और वापस अपने परिवार के साथ थी। और ये बात सोच सोच कर रोहित कहीं ना कहीं अपने आप को लक्की भी महसूस करता था। रिया के बेडरूम का दरवाज़ा पकड़कर रोहित काफ़ी देर तक रिया के बेडरूम के बाहर ही खड़ा रहा। रोहित मन ही मन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि उसे ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए कि अनिका फिर से अपने परिवार के साथ जुड़ गई है। किडनैप होने के बाद एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद किडनैपर अनिका के साथ ऐसा कुछ न कर दे कि अनिका वापस अपने परिवार से मिल ही ना पाए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मारवा खानदान के साथ जुड़ने का क्या मतलब हो सकता था। अनिका की पिछली ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक दुश्मनों से भरी हुई थी, मगर एक एक करके अनिका और रोहित ने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। मगर कहीं ना कहीं रोहित को हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि कोई दुश्मन फिर से इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो रोहित के परिवार पर मुसीबत बन सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका की किडनैपिंग हुई और रोहित, जो कि देश और दुनिया में इतना पावरफुल था, वो अनिका को नहीं ढूंढ पाया था। हालांकि अनिका को ढूंढने के लिए रोहित ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे, मगर एक वक्त ऐसा आया था जब रोहित के दिल की उम्मीदें टूटने लगी थी। अनिका को बचाने की उम्मीद काफ़ी धुंधली होने लगी थी। अब चाहे अनिका की याददाश्त उसके साथ ना रही थी, मगर अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ महफूज थी। ये देखकर ही रोहित की आंखों में राहत नजर आने लगी थी। रोहित ने जब अपनी आंखें खोली तब रोहित यह देखकर चौंक गया कि रोहित के बिल्कुल सामने आयशा मारवा खड़ी थी। रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि हम अगर किसी को दिल से चाहें और वह इंसान हमें बिल्कुल अनजान और पराया समझने लगे तो दिल पर क्या गुजरती है। मगर तुम्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारी नज़रों के सामने है। और प्यार में हमेशा एक बात याद रखना बेटा, हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी कीमत हमारी नज़रों में क्या है, ना कि हमें उसकी नज़रों में अपनी कीमत ढूंढनी चाहिए। रोहित अपनी माँ की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। तभी आयशा ने कहा, मुझे लगता है कि अनिका को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद दिलवाने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारे। अगर मेरी मानो तो कल से तुम भी अपनी रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दो। परिवार के साथ साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी है तुम्हारे कंधों पर, यह भूलना मत। और अनिका को भी अभी इस बात का ज़्यादा एहसास मत दिलाओ कि वो हम सबसे अलग है। उससे कुछ कमी है, उसमें कुछ कमी है, उसकी याददाश्त नहीं है। यह उसे बार बार याद दिलवाने की जगह उसे अपनी रूटीन ज़िंदगी में वापस भेजने की कोशिश करो। बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना, बच्चों की देखभाल करना, इन कामों में अनिका को बिजी कर दो
ताकि वो किसी दिन इस रूटीन की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के साथ साथ फिर से कनेक्शन बना ले और तुम भी जाओ और कुछ देर आराम कर लो। अब हम सब हैं तुम्हारे साथ, अब सब मिलकर अनिका का ख्याल रखेंगे। आयशा काफ़ी दिनों से रोहित को परेशान देख रही थी। रोहित की सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ चुका था। रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आ रहे थे। रोहित खुद नहीं जानता था कि पिछली बार कब 1 घंटे की नींद भी पूरी की थी। एक माँ होने के नाते आयशा अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी, मगर वो ये भी समझती थी कि जब तक अनिका पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो जाती, रोहित चैन की नींद सो नहीं सकता था। खुद आयशा काफ़ी दिनों से बेचैन थी। आयशा ने भी कई दिनों से आराम नहीं किया था। आयशा ने मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू अगर घर सही सलामत वापस आ जाती हैं तो ही वो अपने मुंह में अनाज का दाना रखेंगी, और आज काफ़ी दिन हो गए थे आयशा ने कुछ नहीं खाया था। आयशा की मन्नत के बारे में दादी सुहासिनी मारवा अच्छी तरह से जानती थी। रोहित को कमरे में भेजने के बाद जब आयशा अपने कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तब वहाँ दादी माँ की केयर टेकर लीला हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। आयशा को खाने की थाली देते हुए लीला ने कहा, आपकी सास ने भिजवाया है ये खाना। वो आपकी मन्नत के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं और उन्होंने कहा है कि आपको ये खाना उनके कमरे में जाकर खाना होगा। वैसे तो सुहासिनी मारवा काफ़ी ज़िद्दी और अड़ियल सास थी, मगर आज उनका इस तरह का यह रूप देखकर आयशा को कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि बाहर से चाहे सुहासिनी कितनी भी कठोर नजर आए, मगर अंदर से वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आयशा अपने हाथों में खाने की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। जैसे ही आयशा दादी माँ के कमरे में दाखिल हुई, दादी माँ ने आयशा को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ बैठो। आयशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दादी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ पिछले कुछ दिनों से बढ़ने लगी थी। दादी माँ जानती थी कि अब उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। जाने से पहले दादी माँ सिर्फ एक बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि रोहित अपने परिवार के साथ मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की डोर अच्छी तरह से संभाल पाए। दादी माँ के लगभग सारे सपने पूरे हो गए थे, मगर फिर अचानक ही अनिका की किडनैपिंग और अनिका की ऐसी हालत देखकर दादी माँ के मन में रोहित और रोहित के परिवार के लिए चिंताएं बढ़ने लगी थी। दादी माँ की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और मारवा परिवार को एक साथ बांध कर रखना। और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित अनिका को लेकर हमेशा टेंशन में रहेगा और उसका ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हट जाएगा तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी। दादी माँ अपनी आंखें बंद होने से पहले सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का झंडा इतना ऊंचा रहे कि आने वाली सदी में भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम आसमान की बुलंदियों पर चमकता रहे। आयशा दादी माँ के बिल्कुल करीब बैठी थी। आयशा की ओर अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाते हुए दादी माँ ने आयशा से कहा, देखो आयशा, मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें अपने कंधों पर उठानी होंगी। मैं घर के कामकाज की बात नहीं कर रही, वह तो तुम पहले से ही अच्छी तरह से संभाल रही हो, मगर इतना याद रखना कि मारवा खानदान में शादी होने के बाद से लेकर आज तक मैंने हर दिन हर रात मारवा खानदान की भलाई और सलामती के बारे में ही सोचा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम भी इस परिवार को हमेशा बांधे रखने की कोशिश करो। सच कहूँ तो आज एक सास अपनी बहू से बात कर रही है और मुझे तुमसे ये बात कहने में काफ़ी अजीब महसूस हो रहा है, मगर अब सच बात तो यह है कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे तुमसे ज़्यादा भरोसा किसी और पर नहीं है। आयशा अपनी सास की यह बात सुनकर काफ़ी दंग रह गई। सुहासिनी मारवा का स्वभाव काफ़ी कड़क था और वह हमेशा ही अपनी बहू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, मगर आज सुहासिनी मारवा ने आयशा से जो बात कही थी वह आयशा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आयशा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ के मन में हमेशा से मारवा खानदान की आन बान और शान को लेकर फिक्र रहती थी, और वह यह भी जानती थी कि दादी माँ के लिए खानदान का रुतबा ही सबसे बड़ी चीज़ थी। इसलिए दादी माँ के हाथों पर अपना एक हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, पता नहीं कि आप मुझसे जो उम्मीद कर रही हैं उन उम्मीदों पर मैं खरी उतर पाऊंगी या नहीं, मगर आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि इस खानदान को बांधे रखने में अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आयशा की यह बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर कुछ राहत दिखाई देने लगी। दादी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, मगर इस खानदान को बांधे रखने की सबसे बड़ी कड़ी है अनिका का अतीत। दादी माँ की यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई देने लगी। देर रात हो चुकी थी और गुलेरिया हाउस में श्रेया अपने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी। श्रेया की आंखें अब पहले से ज़्यादा अनस्टेबल नजर आ रही थी।
पिंकी बिस्तर पर लेटी गहरी नींद में सोई थी। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी अचानक नए सिरे से कैसे शुरू करे। बिना आकाश के सपोर्ट के उसे किसी भी चीज़ को करने की आदत नहीं थी। श्रेया अपने आप को बहुत ही बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम की बालकनी में एक हरकत हुई। पिंकी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। श्रेया को जब बालकनी में हरकत होती हुई नजर आई तब सबसे पहले उसे पिंकी की फिक्र होने लगी। श्रेया तुरंत पिंकी के पास जाकर खड़ी हो गई। श्रेया की सांसें तेज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के परिवार के घर पर इस तरह से कौन घुसपैठ कर सकता था। गुलेरिया हाउस के बाहर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। आकाश की मौत के बाद वैसे भी कर्ण गुलेरिया ने सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी थी। मयूर गुलेरिया भले ही परिवार से दूर था, मगर मयूर ने अपने आदमियों को खास इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि वो सिक्योरिटी में किसी भी तरह की ढील ना बरते। मयूर भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर आकाश की मौत किसी की साजिश का हिस्सा था तो दुश्मन जरूर गुलेरिया परिवार पर फिर से वार कर सकता था। बेडरूम और बालकनी को अलग करती बड़ी सी फ्रेंच विंडो पर सफ़ेद रंग के बड़े ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हुए थे। भले ही अंदर खड़ी श्रेया को बालकनी पूरी तरह से साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी, मगर ट्रांसपेरेंट पर्दों की वजह से श्रेया को बालकनी में कुछ हरकत होती हुई नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए श्रेया धीरे धीरे बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे श्रेया पर्दों के पास जाती गई, श्रेया की आंखों के सामने नजर आ रही धुंधली धुंधली तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी थी। श्रेया को पता चलने लगा था कि बालकनी की रेलिंग के पास कोई खड़ा था। जैसे ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ, श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। श्रेया के मन में घबराहट बढ़ने लगी थी और चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। श्रेया के माथे से पसीना बहने लगा था। श्रेया को इस वक्त सिर्फ एक बात की चिंता थी कि किसी भी तरह से वो अपनी बच्ची पिंकी को दुश्मनों से बचाना चाहती थी। श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आकाश की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था तो दुश्मन जरूर आकाश के वारिस को भी ख़त्म करने के लिए वापस हमला जरूर करेंगे। श्रेया ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसे अपने होने वाले बच्चे की भी चिंता हो रही थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सबसे पहले घर की सिक्योरिटी को अलार्म भेजना चाहिए या दुश्मन पर हमला करे? इससे पहले दुश्मन पर हमला करके खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रेया के समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सॉलिड सिक्योरिटी होने के बावजूद दुश्मन घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ था। और तो और वो श्रेया के बेडरूम की बालकनी तक पहुंच गया था, मगर किसी की उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। पर्दे के उस पार जो कोई भी था वह बड़ी ही शांति से बिना हिले डुले खड़ा था। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के उस पार से कोई उसे देख रहा था, मगर श्रेया को बालकनी में खड़े शख्स का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। जब श्रेया ने धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाए, तब श्रेया को यह एहसास होने लगा कि सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पर्दों से जो इंसान बालकनी में खड़ा नज़र आ रहा था उसे भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। चेहरा अभी साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब श्रेया की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर दुश्मन श्रेया और उसके बच्चों पर हमला करने आया था तो फिर वह बालकनी में इस तरह से रुक क्यों गया था। श्रेया की सांसें और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। श्रेया अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मसलते हुए धीरे धीरे अपने पांव बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। फिर कांपते हुए हाथों से श्रेया ने धीरे धीरे सफ़ेद ट्रांसपेरेंट पर्दों को एक तरफ किया। अब स्लाइडिंग विंडो से श्रेया को साफ नज़र आ रहा था कि बालकनी में कोई शख्स श्रेया की ओर पीठ करके खड़ा था। अपनी जगह पर खड़ी श्रेया के पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। श्रेया का कमरा गुलेरिया हाउस में 4th फ्लोर पर बना था। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद अगर कोई कमरे में दाखिल नहीं हुआ था तो वो बालकनी तक कैसे पहुंचा था, और अगर वो शख्स बाहर से आया था तो फिर 4th फ्लोर की बालकनी तक आखिर पहुंचा कैसे। श्रेया ने अचानक एक लंबी सांस अपने अंदर खींची और हिम्मत करते हुए श्रेया ने स्लाइडिंग विंडो एक तरफ सरकाई। अपना एक पांव बालकनी में रखने के बाद श्रेया ने जब अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसे लगा कि श्रेया उस इंसान को जानती थी। धीरे धीरे बालकनी में खड़ा इंसान श्रेया की ओर मुड़ने लगा। जैसे जैसे वो इंसान श्रेया की ओर मुड़ रहा था, श्रेया के चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदलने लगे थे। वह इंसान जब पूरी तरह से श्रेया के सामने मुड़ा और उसने अपना चेहरा श्रेया को दिखाया, तब अचानक श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। श्रेया की आंखों से जो चमक खो चुकी थी वो चमक लौट आई थी। श्रेया ने उस इंसान को देख अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया और श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। श्रेया के सामने इस वक्त जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद आकाश था।
आकाश को देखते ही श्रेया दौड़कर आकाश के पास गई और आकाश के सीने से लिपट गई। श्रेया इतनी जोर से आकाश से लिपटी थी कि आकाश का बैलेंस बिगड़ा और आकाश ने तुरंत रेलिंग का सहारा लेते हुए श्रेया से कहा, अरे अरे क्या कर रही हो, इतनी जोर से लिपट गई, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो मैं मर ही जाता। आकाश की ये बात सुनते ही श्रेया ने आकाश के मुंह पर अपना एक हाथ रख लिया। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आकाश काफ़ी देर तक हैरानी से श्रेया को देखता रहा। फिर अपनी उंगलियों से श्रेया के आंसू पोंछते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो तुम? जोर जोर से सिसकियां लेते हुए श्रेया ने आकाश को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और आकाश के सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। आकाश ने श्रेया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? एक तो इतने दिनों बाद मिली हो और फिर इतना रो रही हो। क्या मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं? जैसे ही आकाश ने यह बात कही, श्रेया ने सिसकियां लेते हुए आकाश से कहा, आकाश मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आकाश बड़े ही प्यार से श्रेया के सिर पर हाथ फेर रहा था। श्रेया की इस बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, सपने तो सपने होते हैं, जब नींद लगी तब आ गए और जब आँख खुली तब गायब। दरअसल सपने और ज़िंदगी में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और फिर ये कहना भी तो बहुत मुश्किल है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो सचमुच ज़िंदगी है या हम भी किसी सोते हुए इंसान के सपने का हिस्सा हैं। आकाश की यह बात सुनने के बाद श्रेया की सिसकियां थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। श्रेया ने आकाश को बहुत ही कस कर पकड़ रखा था। श्रेया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आकाश के चेहरे की ओर देखा। आकाश पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत नजर आ रहा था। आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह बड़े ही प्यार से श्रेया को देख रहा था। श्रेया ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आकाश से कहा, आकाश क्या तुम जानते हो, सब लोग यही कह रहे थे कि तुम मर चुके हो। यहाँ तक कि पापा ने भी मुझसे यही कहा। और आकाश मुझे माफ़ करना, मगर मैंने भी सबकी बात सच मान ली थी। श्रेया की बात पूरी होने के बाद भी आकाश चुपचाप श्रेया को देखता रहा। श्रेया ने फिर से आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना मेरी इस बात का? मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं क्या करती, लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। आकाश चुपचाप श्रेया की सारी बातें सुनते हुए श्रेया के माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। कुछ देर जब आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब श्रेया ने आकाश से कहा, चलो आकाश, अभी के अभी हम घर वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग जो सोच रहे हैं वह सब गलत है। तुम यहीं हो, तुम कहीं नहीं गए। यह कहने के बाद श्रेया ने अपना सर आकाश के सीने से अलग किया और आकाश का हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाने लगी। तभी अचानक आकाश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रेया से कहा, अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे जी भरकर अपनी श्रेया को देख तो लेने दो। देखूं तो सही कि मेरी मौत की खबर सुनने के बाद तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा भी है या नहीं। आकाश की ये बात सुनते ही श्रेया तेजी से दौड़कर आकाश के पास गई और उससे फिर से लिपट गई। श्रेया ने बड़ी ही डरी हुई और सहमी हुई आवाज़ में आकाश से कहा, तुम देख तो रहे हो मेरी हालत। मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद मैं भी अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी। जिस ज़िंदगी में तुम नहीं, उस ज़िंदगी का मैं क्या करती। मगर फिर मुझे पिंकी के बारे में ख्याल आया। अगर हम दोनों ही उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो उसकी क्या हालत होगी। यह सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया। और आकाश, हमारा होने वाला बच्चा तो अभी भी मेरे पेट में है। तुमसे सच कहूँ तो मैंने तो सोच लिया था कि एक बार उसे जन्म दे दूँ और पिंकी को इतना काबिल बना दूँ कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। उसके बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके तुम्हारे पास चली जाऊँगी। मगर देखो, अच्छा हुआ ना मैंने ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाया। पता चला कि मैं तो ऊपर पहुँच गई मगर तुम यहीं थे। श्रेया की सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी। आकाश ने श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज के बाद जहां तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगा, क्योंकि अब हम दोनों की ज़िंदगियां एक हो चुकी हैं। आकाश की बात श्रेया के समझ में नहीं आ रही थी। श्रेया हैरान होकर आकाश को बस देखती रही। आकाश में आज कुछ तो अजीब बात लग रही थी। आकाश के चेहरे की चमक पहले से कई ज़्यादा हो गई थी। आकाश के बात करने का तरीका भी काफ़ी बदल गया था। मगर श्रेया का ध्यान फिलहाल इन सब बातों पर नहीं था। श्रेया बस इसी बात से खुश थी कि आकाश लौट आया था।
श्रेया की सांसों में अब एक अजीब महक आने लगी थी। यह महक आकाश की थी। आकाश के शरीर की महक अब धीरे धीरे श्रेया की सांसों में बसने लगी थी। श्रेया भी बड़े सुकून से आकाश के सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके सोई थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आकाश के दिल की धड़कनें सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद अपना सर हल्का सा उठाकर श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही हैं। इस बात पर मुस्कुराते हुए आकाश ने कहा, कहाँ से सुनाई देंगी, मेरा दिल तुम्हारे पास है। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने बड़े ही प्यार से आकाश के सीने पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में ऐसी सारी बातें किया करते थे तुम, और ये सब बोल बोल कर ही तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया था। अब आज इतने सालों के बाद इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? आकाश ने श्रेया को गले से लगाते हुए कहा, शायद दुनियादारी के चक्कर में, बिजनेस के प्रेशर में मैं तुमसे ये सारी बातें करना ही भूल गया था, मगर अब मौका मिला है। अब ज़िंदगी भर तुम्हें बस प्यार करता रहूँगा। ना कोई बिजनेस, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, बस मैं और तुम और ज़िंदगी भर का प्यार। आकाश की यह बात सुनते ही श्रेया के चेहरे पर अचानक ही काफ़ी टेंशन नज़र आने लगा। श्रेया ने बड़े ही प्यारे अंदाज में आकाश की ओर देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, प्यार तो हम करते हैं और करते रहेंगे, मगर ऑफिस में तुम्हारे ना होने की वजह से काफ़ी गड़बड़ हो गई है। तुम जाकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज संभाल लो। पापा भी काफ़ी टेंशन में हैं। वो तो खुद प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन संभालने के लिए तैयार हो गए थे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। सिद्धार्थ भैया भी तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए तैयार थे, मगर मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें भी रोक दिया। श्रेया ने इसके बाद हंसते हुए आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी पापा से और सिद्धार्थ भैया से कहा कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को अगली प्रेसिडेंट मैं बनूंगी। श्रेया तो इस बात पर हंस रही थी, मगर आकाश ने बड़ी ही सीरियसली कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया की ओर देखकर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि अब से कंपनी की प्रेसिडेंट तुम्हें ही बनना चाहिए। चलो आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ। श्रेया आकाश की बात सुनकर हैरानी से आकाश को देखने लगी। वहाँ बेडरूम में बिस्तर पर सोई पिंकी की अचानक आँख खुली। पिंकी के कानों पर एक आवाज़ पड़ रही थी। जब पिंकी ने देखा कि कमरे में श्रेया नहीं है नजर आ रही थी, तब पिंकी को एहसास हुआ कि शायद बालकनी में कोई बातें कर रहा था। पिंकी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। पिंकी कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर पिंकी को यह एहसास हो रहा था कि श्रेया किसी के साथ बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही थी। पिंकी काफ़ी हैरान हो गई। पिंकी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को श्रेया बालकनी में किसके साथ बातें कर रही थी। अक्सर श्रेया कभी किसी के साथ कॉल पर बातें नहीं करती थी, और स्पेशली श्रेया की इस वक्त जो हालत थी, पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतनी हंस हंस कर किसके साथ बातें कर रही थी। पिंकी धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही पिंकी बालकनी की विंडो के पास पहुंची, आकाश के सीने पर रख कर लेटी श्रेया की नज़रें पिंकी पर गईं। पिंकी को देखते ही श्रेया के चेहरे की चमक और भी ज़्यादा बढ़ गई। पिंकी की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाकर श्रेया ने कहा, पिंकी मेरी बच्ची देखो कौन आया है। जब श्रेया ने देखा कि पिंकी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी, तो श्रेया दौड़कर पिंकी के पास गई और पिंकी को अपने गले से लगा लिया। पिंकी के गालों पर, पिंकी के माथे पर बार बार चूमते हुए श्रेया ने कहा, देखो हम तो कितना डर गए थे। तुम भी अच्छी खबर लेना अपने पापा की। उनसे बराबर जवाब मांगना कि कहाँ गायब हो गए थे, ज़रा हमें बताओ। यहाँ हम उनके लिए इतने परेशान हो रहे थे, और ये देखो कितनी आराम से यहाँ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। श्रेया लगातार पिंकी को चूमती रही। तभी श्रेया को एहसास हुआ कि पिंकी की सांसें काफ़ी तेज़ होने लगी थी। श्रेया ने जब बड़े ध्यान से पिंकी को देखा, तो पिंकी काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वो श्रेया की ओर देखकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। हालांकि पिंकी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मैच्योर कही जा सके, मगर अब पिंकी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो दूसरों का दर्द समझ न सके। पिंकी को इस तरह देखकर श्रेया ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो पापा लौट आए हैं। मुझे लगा ही था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर देखो सब लोगों ने मिलकर हमें कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, और हम दोनों माँ बेटी बुद्धू की तरह फूट फूट कर रोने भी लगे। मगर अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पापा लौट आए हैं। पिंकी के चेहरे की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे।
पिंकी ने अपने दोनों हाथ श्रेया के गाल पर रख कर कहा, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। पिंकी के चेहरे पर घबराहट और हैरानी देखकर श्रेया ने कहा, अरे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, देखो पापा लौट आए हैं, अब हम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, और छोटे राजकुमार भी तुम भी सुन लो, अब तुम्हारे पापा लौट आए हैं, तुम्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराती हुई श्रेया ने पिंकी की ओर देखकर कहा, देखना मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा, बेटा हुआ तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अच्छा पिंकी, मुझे बताओ कि तुम्हें भाई चाहिए या बहन? पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पिंकी की सांसें भी तेज हो रही थी। पिंकी को जवाब ना देता हुआ देखने के बाद श्रेया वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बालकनी की रेलिंग की ओर मुड़कर कहने लगी, अच्छा आकाश, तुम बताओ तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? सामने खड़े आकाश ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, देखो मुझे भी लगता है इस बार बेटा ही होगा, वैसे भी मेरे पास प्यार करने के लिए दो गुड़िया तो हैं ही, अब एक बदमाश भी आ जाए तो जरा जिंदगी में बैलेंस बन जाए। आकाश की बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी और पिंकी की ओर देखकर कहने लगी, देखा तुम्हारे पापा को भी बेटा चाहिए, अब तुम भी जवाब दे दो, तुम्हें भाई चाहिए या बहन, क्योंकि हम दोनों के वोट से ज़्यादा बड़ा वोट है तुम्हारा। श्रेया ने जैसे ही ये बात पिंकी से पूछी, पिंकी ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा और वो जोर जोर से रोते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पिंकी की रोने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पिंकी को इतना रोता हुआ देखकर श्रेया काफ़ी हैरान हो गई थी। श्रेया भी पिंकी के बिल्कुल बगल में घुटनों के बल बैठकर कहने लगी, अरे क्या हुआ पिंकी, तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे मैं जानती हूँ कि हम दोनों कितनी मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं, मगर अब तो हमारे दुखों का अंत हो गया है। जो बुरा सपना हमने देखा था वो टूट चुका है और पापा हमारी नज़रों के सामने हैं। अब खुश होने के बजाय तुम इतना रो क्यों रही हो? रोते हुए सिसकियां लेते हुए पिंकी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊंचा किया और फिर अपनी माँ के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए रोती हुई पिंकी ने कहा, मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, वह अब कभी वापस नहीं आने वाले। पिंकी को ऐसी बातें करते हुए सुनकर श्रेया के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गया। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया ने कब अपना हाथ उठाया और कब पिंकी के गालों पर उसने थप्पड़ जड़ दिया, ये श्रेया भी नहीं जानती थी। थप्पड़ पड़ने के बावजूद रोती बिलखती पिंकी अपनी माँ के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती रही। श्रेया ने पिंकी के हाथों को झटकते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो पिंकी? तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? पिंकी के रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। रोते हुए सिसकियां लेते हुए पिंकी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा प्लीज़ होश में आओ मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, पापा मर चुके हैं मम्मा, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। पिंकी की यह बात सुनते ही श्रेया ने पिंकी का एक हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे बालकनी की रेलिंग की ओर घुमाते हुए कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा यहाँ सामने खड़े हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्या? श्रेया की ये बात सुनने के बाद पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोती हुई आवाज़ में श्रेया से कहने लगी, नहीं मम्मा मुझे पापा नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे ही श्रेया ने पिंकी की बात सुनी, श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया धीरे धीरे अपने सामने खड़े आकाश को देखने लगी। आकाश भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी पिंकी जोर जोर से रो रही थी। पिंकी को अपनी माँ की इस हालत से काफ़ी ज़्यादा घबराहट और डर महसूस हो रहा था। पिंकी जान चुकी थी कि उसकी मम्मा अपनी मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रही थी। नन्ही सी पिंकी जान चुकी थी कि श्रेया अब आकाश को हैलुसिनेट कर रही थी। श्रेया को आकाश नजर आ रहा था। आकाश दुनिया छोड़कर जा चुका था, मगर श्रेया की दुनिया से आकाश का निकलना नामुमकिन था। श्रेया काफ़ी देर तक फटी हुई आंखों से आकाश को मुस्कुराता हुआ देखती रही। आकाश धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर पिंकी और श्रेया के करीब आता गया। श्रेया फटी हुई आंखों से बस आकाश को देखती रही। तभी आकाश ने अपना एक हाथ पिंकी के सिर पर रखा। श्रेया ने देखा कि पिंकी का कोई रिएक्शन नहीं था। पिंकी लगातार रोए जा रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर श्रेया की ओर देखा और कहा, देखो श्रेया, इस वक्त किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आ चुका हूँ। यूँ समझ लो कि मैं वैकेशन मोड पर हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि अब ज़िंदगी भर हम दोनों सिर्फ प्यार करेंगे, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना कोई टेंशन, ना काम की चिंता। मैंने अभी अभी तुमसे कहा ना कि मेरी सारी जिम्मेदारियां आज से तुम्हें अपने कंधों पर डाल लेनी होगी।
पिंकी की जिम्मेदारी, हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जिम्मेदारी और इस परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हें अपने कंधों पर उठानी होगी। तुम घबराना मत। जब भी तुम्हें डर लगे, तुम्हें घबराहट हो, तुम मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा। यह कहने के बाद आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, आज के बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि आज के बाद तुम आकाश हो और आकाश ही श्रेया है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, इसलिए हमारी ताकत भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तुम्हें ना तो इस दुनिया की चिंता करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से डरने की। हमारे बच्चों का भविष्य हम दोनों के हाथ में है और हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। हाँ, अभी कुछ दिनों तक तुम किसी से कह नहीं सकती कि मैं वापस आ चुका हूँ, वरना तुम तो जानती हो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती फिर से काम पर बिठा देंगे और फिर वही टेंशन, वही सब जिम्मेदारियाँ। और इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस बार आया हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूँगा। आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गालों को चूमते हुए कहा, और तुम भी मुझे कहीं जाने मत देना। श्रेया अभी भी फटी हुई आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। अपनी माँ को अभी भी अकेले अकेले बात करते हुए देखकर पिंकी का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। पिंकी के रोने की आवाज़ इतनी बढ़ गई थी कि पूरे गुलेरिया हाउस में सभी के कानों पर पिंकी की आवाज़ पड़ चुकी थी। धीरे धीरे घर के सभी मेंबर्स अपने अपने बेडरूम में जाकर बाहर निकलने लगे थे। गुलेरिया हाउस रात के वक्त बिल्कुल शांत था, इसलिए पिंकी के रोने की आवाज़ पूरे गुलेरिया मैंशन में गूंजने लगी थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम पर कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर तक जब ना श्रेया ना पिंकी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बढ़ती गई और दरवाजे के बाहर से कर्ण गुलेरिया की आवाज़ पिंकी और श्रेया के कानों पर पड़ी। कर्ण दरवाज़ा खटखटाते हुए कह रहे थे, दरवाज़ा खोलो पिंकी बेटा, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। पिंकी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वही श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। ना तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही उसे कर्ण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस वह पिंकी की ओर देखकर काफ़ी हैरान नजर आ रही थी। श्रेया को इस बात को लेकर हैरानी हो रही थी कि अपने पापा को अपने सामने देखने के बावजूद पिंकी रो क्यों रही थी। श्रेया बार बार पिंकी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिंकी और श्रेया ने जो बुरा सपना देखा था वह खत्म हो चुका था और पिंकी के पास पापा वापस लौट चुके हैं। मगर जैसे जैसे श्रेया की बातें पिंकी के कानों पर पड़ रही थी, पिंकी की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। रोती हुई पिंकी ने अपने आप को संभाला और अपनी जगह से खड़े होते हुए दौड़कर वह बेडरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही जब पिंकी ने कर्ण को अपने सामने देखा तो पिंकी जोर के कर्ण से लिपट गई और फिर से जोर जोर से रोने लगी। पिंकी को प्यार से सहलाते हुए कर्ण ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम ठीक तो हो, श्रेया ठीक तो है ना। कर्ण घुटनों के बल बैठकर पिंकी की आंखों से आंसू पोंछने लगे। पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट नजर आ रही थी। कर्ण ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हारी मम्मा ठीक है। पिंकी ने कर्ण का ये सवाल सुनने के बाद अपनी सिसकियों को कुछ कंट्रोल किया और कर्ण की ओर देखा। पिंकी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिंकी ने धीरे से कर्ण की ओर देखकर नाम में अपना सिर हिला दिया। पिंकी का इस तरह का रिएक्शन देखकर कर्ण हैरान रह गए। हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पिंकी का रिएक्शन देखकर कर्ण काफ़ी हैरान थे। कर्ण ने जब कमरे के अंदर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि श्रेया अपने आप से बातें कर रही थी। पिंकी का रोना और श्रेया का इस तरह का बर्ताव देखकर कर्ण समझ गए थे कि शायद श्रेया की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मगर अभी भी कर्ण ठीक तरह से नहीं जानते थे कि आखिर पिंकी इतनी ज़्यादा परेशान क्यों थी। कर्ण ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, इसीलिए हो सकता है कि मम्मा कुछ दिनों तक कुछ ऐसा बर्ताव करे जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। मगर मेरा यकीन मानो, कुछ ही दिनों में मम्मा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। हम सबको उस वक्त तक तुम्हारी माँ का साथ देना होगा और इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी होगी। मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम भी अपने पापा को बहुत मिस करती हो,
मगर तुम्हें अब हिम्मत दिखानी होगी। पिंकी के रोने सिसकने की आवाज़ सुनकर नंदिनी भी अपने बेडरूम से निकलकर श्रेया के बेडरूम की ओर दौड़ी चली आई। जब नंदिनी श्रेया के बेडरूम के पास पहुंची तब नंदिनी ने देखा कि करण पिंकी को अपनी बाहों में लिए पिंकी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब नंदिनी दरवाजे के बिल्कुल पास आई तब नंदिनी ने देखा कि करण और पिंकी दोनों ही अंदर की ओर देख रहे थे। पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण और पिंकी दोनों ही इतने परेशान क्यों थे। जब नंदिनी ने श्रेया के बेडरूम के अंदर जाकर देखा तब वो ये देखकर हैरान हो गई कि श्रेया बालकनी में खड़ी थी। श्रेया की बॉडी पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने अपना पूरा शरीर बालकनी की रेलिंग की ओर झुका रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने अपने पूरे शरीर का वजन किसी चीज पर टिका कर रखा था। श्रेया कभी पिंकी की ओर देखती तो कभी अपने बगल में देखकर कुछ बातें करने लगती। श्रेया को इस तरह से अकेले में बातें करते हुए देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। पिंकी लगातार सिसकियां लेकर रो रही थी। करण भी बहुत परेशान नजर आने लगे थे। धीरे धीरे करण की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। नंदिनी ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाचा जी आप पिंकी को संभालिए, मैं श्रेया को संभालती हूँ। ये कहने के बाद नंदिनी तेजी से श्रेया के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। जब नंदिनी बालकनी में दाखिल हुई नंदिनी ने देखा कि श्रेया अकेले अकेले में कुछ बातें कर रही थी। श्रेया का ध्यान नंदिनी की ओर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी के साथ बातें करने में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसे यह तक नहीं पता था कि उसके बेडरूम में कोई दाखिल हुआ था। नंदिनी धीरे से श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया तुम किससे बातें कर रही हो? नंदिनी की बातें जैसे श्रेया के कानों पर पड़ी ही नहीं। श्रेया अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और अकेले अकेले कुछ बड़बड़ा रही थी। नंदिनी श्रेया के बिल्कुल पास पहुंची। नंदिनी श्रेया की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल थी। श्रेया की बड़ी बड़ी आंखें एक जगह पर स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बार बार श्रेया अपनी पलकें झपकाकर जानबूझकर अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी भी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया काफी अरसे से सोई नहीं थी और कहीं ना कहीं श्रेया का सबकॉन्शियस माइंड उसे सोने पर मजबूर कर रहा था। मगर श्रेया दिमागी तौर पर इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि वो अपने आप को नींद के हवाले नहीं करना चाहती थी और इसीलिए श्रेया बार बार पलकें झपकाकर अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। मगर नंदिनी की आवाज़ सुनने के बावजूद श्रेया ने नंदिनी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नंदिनी अब धीरे धीरे श्रेया की हालत को देखकर ज़्यादा घबराहट महसूस करने लगी थी। श्रेया लगातार किसी के साथ बातें कर रही थी जबकि श्रेया के बगल में कोई नहीं था। नंदिनी ने दोनों कंधों से श्रेया को पकड़कर उसे एक बार के लिए जोर से झटका दिया। तभी अचानक श्रेया ने अपनी पलकें झपकाना बंद किया और अपने बगल में खड़ी नंदिनी को फटी हुई आंखों से देखती रही। नंदिनी ने श्रेया से पूछा, तुम किससे बातें कर रही हो? नंदिनी का सवाल सुनते ही श्रेया ने अपने बगल में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रही थी। फिर कुछ देर बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, बस मुझे कमरे में काफ़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ देर बालकनी में टहलूं। श्रेया के चेहरे पर अचानक इस तरह की मुस्कुराहट देखकर नंदिनी की फिक्र और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। श्रेया का बर्ताव अब पहले से बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका था। नन्ही सी पिंकी का हाथ पकड़े करण बालकनी के दरवाजे तक आए। करण बेबस और लाचार होकर बस श्रेया की हालत को और बिगड़ता हुआ देख रहे थे। रोती सिसकती पिंकी अपनी मम्मा की हालत देख नहीं पा रही थी। पिंकी ने करण की ओर देखकर बड़ी ही मासूम आवाज़ से पूछा, दादू क्या मम्मा कभी ठीक नहीं होंगी? क्या वो पागल हो चुकी हैं? पिंकी का सवाल सुनते ही करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण की आंखों की पलकों पर रुका हुआ एक आंसू उनके गाल से होते हुए फर्श पर गिरा। करण फिर से पिंकी के बिल्कुल बगल में घुटनों के बल बैठ गए और पिंकी की आंखों से आंसू पोंछते हुए पिंकी को गले लगाकर कहने लगे, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यह तुम्हारे दादू का वादा है तुमसे, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नंदिनी के पास खड़ी श्रेया ने जैसे ही करण और पिंकी को बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा देखा तो अचानक ही श्रेया ने अपने कंधे से दुपट्टा लेकर अपने सर पर डाल दिया और नंदिनी को डांट लगाते हुए कहा, अरे क्या नंदिनी भाभी, आप बताती भी नहीं है कि पापा यहाँ आए हैं। धीमे कदमों से पिंकी और करण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद श्रेया ने करण को देखकर कहा, अरे पापा आप इतनी रात को यहाँ पर? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा?
श्रेया के ही सवाल का कारण करण के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानते थे कि इस वक्त श्रेया को ये समझाना बेहद मुश्किल था कि उसने क्या किया था और उसके ऐसे बर्ताव की वजह से नन्ही सी पिंकी के दिल पर क्या गुजर रही थी। इसीलिए पिंकी के सर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए करण ने श्रेया की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही थी। मैंने सोचा पिंकी से मिलाऊं। करण की बात सुनते ही श्रेया ने अपनी कमर झुकाई और प्यार से पिंकी के दोनों गालों पर चिमटी काटते हुए कहा, हाँ भाई, दादू और पापा की फेवरेट गुड़िया जो है। ये कहने के बाद श्रेया फिर से पीछे मुड़कर रेलिंग की ओर देखने लगी। फिर अचानक श्रेया मुस्कुराने लगी। श्रेया को ऐसा करता हुआ देखकर नंदनी और करण की नजरें मिली। नंदनी ने करण को शांत करने का इशारा किया और श्रेया से कहा, श्रेया, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। पिंकी को भी काफ़ी नींद आ रही है। मुझे लगता है तुम दोनों को अब सो जाना चाहिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, श्रेया फिर से रेलिंग की ओर मुड़कर इशारे ही इशारे में किसी के साथ बातें करने लगी। कुछ देर बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर मुड़कर कहा, हाँ हाँ, मुझे भी लगता है काफ़ी देर हो गई, हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद श्रेया ने पिंकी का हाथ पकड़ा और पिंकी से कहा, पिंकी, तुम भी ना इतनी रात को जगा नहीं करते, फिर पापा डांटेंगे तो मुझसे मत कहना। पिंकी के दिल में अपनी माँ के लिए घबराहट बढ़ती जा रही थी। करण ने बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम बिल्कुल आराम से सो जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण की बात सुनकर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम पिंकी को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो रही है। अब इतना भी लाड मत जताओ कि आगे चलकर आपको ही मुसीबत हो इसे संभालने में। ये कहने के बाद श्रेया पिंकी को बिस्तर पर लेटाकर बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर थपकियां देने लगी। अचानक ही श्रेया की आंखें बंद हुई। कुछ सेकंड के अंदर श्रेया गहरी नींद में सो गई। जब करण और नंदनी ने देखा कि श्रेया गहरी नींद में सो गई थी, तो पिंकी की ओर जाकर करण ने बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल फिक्र मत करना, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस यू। करण का आश्वासन मिलने के बाद पिंकी को कुछ राहत महसूस होने लगी। करण और नंदनी अपने चेहरे पर उदासी, मायूसी और परेशानी लेकर कमरे से बाहर निकल गए। श्रेया के बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बाद नंदनी फटी हुई आंखों से करण को देखती रही। करण साफ साफ जानते थे कि नंदनी की आंखों में उसके लिए क्या सवाल थे, मगर सच बात तो ये थी कि इस वक्त करण के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मारवा हाउस में सुबह के 5 बजे का वक्त था और रोहित अचानक ही अपने बेडरूम में एक झटके से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने कोई भयानक सपना देखा था, मगर सच बात तो ये थी कि पिछली रात रोहित को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई थी कि अनिका बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौट चुकी थी। अनिका और बच्चे रिया के बेडरूम में एक साथ सो रहे थे। रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था, मगर रोहित फिर से एक बार तसल्ली कर लेना चाहता था कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। रोहित ने काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी नींद पूरी की थी। हालांकि रोहित को नींद सिर्फ 4 घंटे की थी, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था कि रोहित एक अरसे बाद अपनी नींद पूरी कर पाया था। अपने कमरे से निकलकर दबे पांव रोहित रिया के बेडरूम की ओर गया और धीरे से रिया के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका और तीनों बच्चे बड़े ही प्यार से गहरी नींद में सोए थे। उन्हें इस तरह देखकर रोहित ने एक लंबी राहत की सांस ली और फिर से रिया के बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। रोहित अपने कमरे में आकर अपनी बालकनी में एक रिसाइलिंग चेयर पर बैठ गया। रोहित ने एक सिगार जलाई और साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर देखने लगा। रोहित यह देखकर हैरान रह गया कि देर रात भूमिका ने रोहित को 2 बार कॉल लगाने की कोशिश की थी। भूमिका के मिस कॉल देखकर रोहित ने तुरंत सिगार बुझाई और भूमिका को कॉल बैक किया। कुछ रिंग के बाद भूमिका ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, एक बहुत अजीब बात है। भूमिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। अपनी जगह से उठते हुए रोहित ने बालकनी की रेलिंग के पास गया। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहित, मैंने उस कार की छानबीन की थी जो कार ब्लास्ट हुई थी और फिर जो कार तुम्हारे पार्किंग लॉट में मिली थी। वो दोनों कार लगभग एक ही किस्म की कार थी। हालांकि उस कार के मालिक के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है, ना ही चेसिस नंबर है और ना ही कार का नंबर रजिस्टर्ड है। कहीं से उन दोनों कारों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए मैंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर वो कार दिल्ली में आई कहाँ से थी। मैंने दिल्ली के हर नाके, हर सिग्नल, हर चेक पोस्ट
के सीसीटीवी कैमरे में फुटेजें मंगवाई। हादसे से पहले के कुछ घंटों की सारी सीसीटीवी फुटेज छान मारी, मगर हैरानी की बात यह है कि वो कार दिल्ली में किस तरह दाखिल हुई है यह नहीं पता लग पा रहा है। किसी भी चेक पोस्ट पर उस कार के आने का वीडियो नहीं नजर आ रहा है। अगर वो कार दिल्ली में आई ही नहीं तो फिर वो कार तुम्हारे घर कैसे पहुंची थी? और जो कार एक्सीडेंट में ब्लास्ट हुई थी वो कार कहां से आई थी? रोहित खुद भी भूमिका की यह बात सुनकर काफी हैरान रह गया। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस आ जाओ। रोहित तुम जल्दी से जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस आ जाओ। तुम भी यहाँ पर आकर देखो कि सीसीटीवी फुटेज में हमें क्या नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कहीं हमारी नज़रों से कोई चूक हो रही हो, तो शायद तुम उस काली गाड़ी को पहचान पाओ जिसका तुमने पीछा किया था और जो काली गाड़ी इस वक्त तुम्हारे पार्किंग लॉट में खड़ी है। रोहित मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वह काली गाड़ी दिल्ली के अंदर कहीं बाहर से नहीं आई तो अनिका को इतने दिनों तक दिल्ली में कहाँ छुपाया गया था। हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग होने के बावजूद हमारे लोग अनिका को दिल्ली में ही रहते हुए ढूंढ क्यों नहीं पाए? भूमिका की बात सुनने के बाद रोहित को बड़ी हैरानी हो रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो काली गाड़ी जिसमें अनिका घर लौटी थी और वो काली गाड़ी जिसका रोहित ने पीछा किया था, वो दोनों काली गाड़ियां दिल्ली के अंदर कहीं से एंटर नहीं हुई थी, तो फिर रोहित के सामने कैसे आई थी? भूमिका का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचा। जैसे ही रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचा, एक स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर रोहित के पास आया और कहने लगा, आइए सर, मैं आपको भूमिका मैडम के पास ले जाता हूं। उस ऑफिसर का पीछा करते हुए रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट के मेन बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक बड़ा सा मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था। जैसे ही रोहित उस मॉनिटरिंग रूम के अंदर एंटर हुआ, रोहित ने देखा कि भूमिका एक बड़ी सी स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। उस स्क्रीन में हजारों अलग अलग कैमरा के फोटो दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे में बैठकर एक स्क्रीन पर भूमिका पूरे के पूरे शहर पर नजर बनाए बैठी थी। भूमिका ने जैसे ही रोहित को अंदर आते हुए देखा, भूमिका अपनी जगह से खड़ी होकर रोहित को कहने लगी, ये देखो रोहित, ये दिल्ली शहर के तमाम चेक पॉइंट हैं जहां से कोई भी गाड़ी दिल्ली शहर के अंदर एंटर हो सकती है। इन सारे चेक पोस्ट के पिछले 1 हफ्ते के डिटेल्स मैंने मंगवाई है। ये काली गाड़ियां कहीं से अंदर नहीं आई। इसका मतलब यह था कि ये काली गाड़ियां पहले से दिल्ली के अंदर मौजूद थी, मगर नंबर प्लेट पूरी तरह से साफ होने के कारण हमें कोई नंबर दिखाई नहीं दिया जिसके जरिए हम उस गाड़ी के मालिक को ट्रेस कर सके। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो गाड़ी ना तो पेट्रोल पर जाती है, ना तो पेट्रोल पर चलती है और ना तो डीजल पर। मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर चलने वाली गाड़ी तो मैंने अपने कैरियर में पहली बार देखी है, वो भी अपने देश में। तुम्हारे पार्किंग लॉट में जो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की तस्वीर हमने अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर को भिजवाई थी। छोटे बड़े जितने भी गैराज हैं जहां पर कार की मॉडिफिकेशन होती है, उन सबको भी गाड़ी की तस्वीर भिजवा दी गई है, मगर कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा रखा है। वो लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काली गाड़ी जिसमें अनिका कुछ दिनों पहले मारवा हाउस लौटी थी, वो काली गाड़ी किसी तरह से ट्रेस करके यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो दिल्ली में कहाँ से आई थी जब उसे उस गाड़ी में बिठाकर मारवा हाउस लाया गया था। भूमिका की बात सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर उम्मीद नजर आने लगी थी। अगर अनिका को किडनैप करने वाला कहीं दिल्ली में ही था और अनिका को दिल्ली में ही किडनैप करने के बाद रखा गया था, तो अनिका के किडनैपर तक पहुंचना रोहित के लिए ज्यादा आसान हो सकता था। और भूमिका की बातों से एक बात तो पूरी तरह से साफ थी कि अगर वह काली गाड़ियां दिल्ली से बाहर की नहीं थी, तो अनिका का किडनैपर और अनिका को जिस जगह पर किडनैप करके रखा गया था वो दिल्ली में ही थी। रोहित के साथ कुछ देर बातें करने के बाद भूमिका फिर से बड़े ही ध्यान से हर वीडियो फोटोज को देखने लगी। भूमिका बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके हर फोटेज को देख रही थी। कई दिनों का डाटा भूमिका को एक साथ देखना था, इसीलिए भूमिका हर फोटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही थी। और कहीं किसी फोटेज में रोहित को पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी से मिलती जुलती कोई गाड़ी दिखाई देती तो भूमिका तुरंत वीडियो पॉज करके उसे गौर से देखती थी। मगर हर गाड़ी को अच्छी तरह से देखने के बाद भूमिका को निराशा ही हाथ लग रही थी।
तभी अचानक मॉनिटरिंग रूम में एक ऑफिसर ने भूमिका को आवाज लगाते हुए कहा, भूमिका मैडम प्लीज यहाँ आइए, इट्स अर्जेंट। उस ऑफिसर की बात सुनते ही भूमिका अपनी जगह से उठकर तेजी से उस ऑफिसर के पास गई। वो ऑफिसर एक स्क्रीन के सामने एक चेयर पर बैठा था और उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। जैसे ही भूमिका उस ऑफिसर के पास आई, उस ऑफिसर ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए भूमिका से कहा, मैडम देखिए, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी के बारे में आपने पूछा था। हर डिटेल मैच हो रही है। देखिए मैडम, इस गाड़ी का कलर बिल्कुल उस गाड़ी से मिलता जुलता है जिसकी तस्वीर आपने हम लोगों को बताई थी। इस गाड़ी पर भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। देखिए कितनी तेजी से चल रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये गाड़ी किसी बहुत ही स्पेशल मशीन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। उस ऑफिसर की बात सुनने के बाद भूमिका ने भी बड़े ही गौर से उस ऑफिसर के सामने बड़ी सी स्क्रीन में देखा। भूमिका ये देखकर हैरान रह गई कि ऑफिसर जिस कार के बारे में बात कर रहा था वो वही कार थी जिसे रोहित और भूमिका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रोहित भी तेजी से चलकर भूमिका के पास आया। जब रोहित ने स्क्रीन पर देखा तो रोहित ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए भूमिका से कहा, ये वही कार है जो इस वक्त हमारे पार्किंग लॉट में खड़ी है। इसी कार में अनिका घर लौटी थी। भूमिका ने वीडियो पॉज करके उसे जूम करने की कोशिश की, मगर कार के सारे शीशे पूरी तरह से काले होने की वजह से कार को कौन ड्राइव कर रहा था यह देख पाना बेहद मुश्किल था। वीडियो फुटेज देखने के बाद भूमिका ने तुरंत अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और अपने किसी ऑफिसर को फ़ोन करके कहा, देखो मुझे इसी वक्त कैमरा 2 का लोकेशन चाहिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भूमिका ने उस ऑफिसर जिसने भूमिका को वो कार दिखाई थी उससे कहा, देखो तुम एक काम करो, इस पूरी की पूरी वीडियो फुटेज को रिवाइंड करके देखो कि ये कार कहाँ से निकली थी। इस वीडियो फुटेज को देखकर लग रहा है कि ये कार हरियाणा बॉर्डर से लगे हाईवे से आ रही है। उस ऑफिसर ने पहले ही उस कार की लोकेशन को ट्रेस करके रखा था। अपने किताब में कुछ लिखते हुए उस ऑफिसर ने भूमिका की ओर देखकर कहा, मैडम ये हाईवे गुड़गांव से थोड़ा आगे है। अब मैं इस पूरी वीडियो फुटेज को रिवाइंड करके देखता हूँ और यह पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये कार आखिर कहाँ से आई थी। उस ऑफिसर ने पूरी वीडियो फुटेज को रिवाइंड किया। उस लोकेशन पर जितने भी कैमरा लगे थे उनके साथ टाइमिंग मैच करके कार को ट्रेस किया गया। फिर अचानक एक जगह पर वीडियो पॉज करके उस ऑफिसर ने भूमिका से कहा, देखिए मैडम, अब ये कार आउटर दिल्ली के मेन हाईवे पर चल रही है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे आगे तो हरियाणा बॉर्डर लगता है। जब वो वीडियो फोटोज पूरी तरह से रिवाइंड हो गई, उस ऑफिसर ने कहा, मैडम इसके बाद जो हमारे पास कैमरा फोटेज मौजूद है वो हरियाणा चेक पोस्ट का ही है। उस कार की ड्राइविंग की टाइमिंग मैच करते हुए हरियाणा चेक पोस्ट पर उस वक्त की फ़ोटोज निकलवाई गई। कुछ देर में जब वो फ़ोटोज स्क्रीन पर लोड हुई तो भूमिका और वो ऑफिसर रोहित के साथ बड़ी ही बारीकी से हरियाणा से आने वाली हर गाड़ी को देखने लगे। चेक पोस्ट पर कई काली गाड़ियाँ आकर खड़ी हुई और निकल गई, मगर वो काली गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिसका रोहित और भूमिका को बेसब्री से इंतजार था। करीब करीब 2 घंटे की पूरी वीडियो फुटेज रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देखने के बावजूद उन्हें वो काली गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित की ओर देखकर कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये कार कैमरा 2 में 8:20 को दिखाई दे रही थी तो हरियाणा चेक पोस्ट पर 8 बजे से लेकर 8:20 तक दिखाई क्यों नहीं दे रही। हमने आगे भी 2 घंटे की फोटेज चेक कर ली, मगर काली गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर आउटर दिल्ली की मेन हाईवे पर यह गाड़ी पहुंची है तो उस हाईवे तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो हरियाणा चेक पोस्ट से होकर निकलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यह गाड़ी कैमरा 2 में दिखाई दे रही है तो कैमरा 1 की किसी भी फोटेज में ये काली गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। भूमिका के साथ ही ऑफिसर भी ये बात सोचकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। कई देर तक वीडियो फोटोज को आगे पीछे करके देखने के बावजूद उन्हें वो काली गाड़ी कहीं नज़र नहीं आई। तभी अचानक एक ऑफिसर ने भूमिका की ओर मुड़कर कहा, मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काली गाड़ी कैमरा 1 और कैमरा 2 के लोकेशन से बीच होकर सीधे हाईवे को कांटेक्ट करती हो।
अपने ऑफिसर की बात सुनकर भूमिका के चेहरे का रंग उड़ गया। भूमिका ने उस ऑफिसर की ओर देखकर कहा, यस, ये हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। तभी एक साथी ऑफिसर ने भूमिका की ओर देखकर कहा, मगर मैडम, मैं उस जगह को और अच्छी तरह से जानता हूँ। उस जगह पर और कोई सड़क ही नहीं है। आसपास हर जगह जंगल ही जंगल है। कैमरा 2 की सड़क और कैमरा 1 की सड़क को जोड़ती हुई और कोई सड़क है ही नहीं। जो कोई गाड़ी कैमरा 2 की हाईवे पर दिखाई देती है, उसे कैमरा 1 के रास्ते से होकर ही निकलना होता है। फिर ये कैसे हो सकता है? रोहित और भूमिका के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। रोहित ने भूमिका की ओर देखकर कहा, एक काम करते हैं, हम उस लोकेशन पर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस पूरे रास्ते में ऐसी कोई जगह है जहां से ये कार बाहर निकल सके और कैमरा 2 के हाईवे से जुड़ सके। भूमिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि अब रोहित जो कह रहा था वही एक ऑप्शन था, जो छुपी हुई सड़क ढूंढने का। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर से कहा, ठीक है, चलो हम सब जाकर उस लोकेशन पर छानबीन करने की कोशिश करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी कोई छुपी हुई सड़क है जो हमारे कैमरे की निगरानी से बाहर है। अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनते ही सारे के सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भूमिका का पीछा करते हुए मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गए। भूमिका ने कमरे से बाहर निकलने से पहले बाकी ऑफिसर्स की ओर मुड़कर कहा, तुम लोग लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं। अगर हमें कोई छुपी हुई सड़क या छुपा हुआ कोई खतरनाक अड्डा दिखाई देता है तो हमें उस पर छापा मारने के लिए लोकल अथॉरिटीज की जरूरत होगी। अपने साथी ऑफिसरों को ये बात कहने के बाद भूमिका रोहित के साथ कमरे से बाहर निकल गई। भूमिका के कुछ ऑफिसर्स भी भूमिका का पीछा करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंचे। भूमिका रोहित के साथ रोहित की कार में लोकेशन की ओर आगे बढ़ने लगी और भूमिका के साथी ऑफिसर अपनी ड्यूटी जीप में भूमिका का पीछा करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचे जहां से वीडियो फुटेज में वो काली गाड़ी गायब हुई थी। ठीक लोकेशन पर पहुंचने के बाद रोहित ने कार को ब्रेक लगाई। भूमिका ने आगे की सड़क देखते हुए रोहित से कहा, अगर कोई छुपा हुआ रास्ता या छुपा हुआ कोई ऐसा अड्डा है जहां अनिका को किडनैप करके रखा गया था तो वह इसी रास्ते पर है। हमें बड़े ही ध्यान से इस रास्ते पर आगे चलना होगा। तुम अपनी दाईं ओर देखो और मैं अपनी बाईं ओर देखकर यह पता लगाती हूँ कि कहीं कोई छुपी हुई सड़क या कोई ऐसी जगह मिले जहां से एक कार को इस सड़क पर लाया जा सके। भूमिका की बात में हामी भरते हुए रोहित ने धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित बड़े ही आराम से कार को आगे बढ़ा रहा था। रोहित का ध्यान अपनी बाईं ओर की सड़क पर था। भूमिका का ध्यान अपनी दाईं ओर की सड़क पर था। दोनों बड़े ही ध्यान से कार चलाते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसी छोटी सी डगर दिखाई दे जहां से एक कार को लाया जा सके। कार की स्पीड बहुत ही कम थी। भूमिका और रोहित के कार के पीछे चल रही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की कार की स्पीड भी बहुत कम थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी बड़े ही ध्यान से ऐसा कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो काली गाड़ी के राज से पर्दा उठा सके। दोनों गाड़ियां बड़े ही धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, मगर भूमिका और रोहित को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहां से एक कार को सड़क पर लाया जा सके। देखते ही देखते वो चेक पोस्ट आ गया जहां कैमरा 1 की फोटोज मिली थी। रोहित और भूमिका दोनों जानते थे कि काली गाड़ी उस चेक पोस्ट से गुजरी ही नहीं थी। इसका मतलब यह था कि कैमरा 2 के लोकेशन पर पहुंचने से पहले काली गाड़ी को किसी ऐसे रास्ते से लाया गया था जो सर्विस लेंस कैमरा की रेंज से बाहर थी। रोहित और भूमिका दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर फेरते हुए रास्ते की ओर देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आसपास घना जंगल होने के बावजूद वह कार सड़क पर आई कैसे। अगर वह कार इस चेक पोस्ट से गुजरी ही नहीं, इसका मतलब तो साफ है कि उस कार को जंगल के रास्ते ही इस सड़क पर लाया गया है। मेरे ख्याल से हमें कार से उतरकर चलकर एक बार वापस पीछे जाना चाहिए। हो सकता है कि कार से हमें जंगल से मेन हाईवे को जोड़ने वाली कोई पतली सी सड़क दिखाई ना दी हो। रोहित भी भूमिका की बात से बिल्कुल सहमत था। भूमिका और रोहित दोनों अपनी कार से उतरकर धीरे धीरे वापस कैमरा 2 सर्विलांस कैमरा से दिख रही सड़क की ओर आगे बढ़ने लगे। रोहित और भूमिका दोनों ही सड़क के अलग अलग किनारों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद अचानक ही भूमिका ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए रोहित से कहा, रोहित जल्दी आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक सड़क है।
भूमिका की बात सुनकर रोहित भी दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश करने लगा, मगर तभी एक बड़ा सा ट्रक रोहित के सामने से गुजरा। रोहित ने अगर कुछ सेंटीमीटर भी अपने कदम आगे बढ़ाए होते तो ट्रक के साथ टकराने के बाद रोहित का क्या अंजाम होता, ये सोच सोचकर भूमिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। रोहित कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कुछ देर के लिए सांस लेना भूल गया था। भूमिका के कुछ साथी ऑफिसर्स दौड़कर रोहित के पास गए और रोहित से कहने लगे, सर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी रही है, मगर सर प्लीज आपको अपने आप को संभालना होगा। भूमिका के साथी ऑफिसरों ने जैसे ही ये बात कही, रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन्हें इशारा किया कि वो बिल्कुल ठीक है, और फिर धीरे धीरे भूमिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। भूमिका ने रोहित के आने के बाद इशारा करते हुए जंगल की ओर देखकर रोहित से कहा, वो देखो वहाँ एक पतली सी सड़क नजर आ रही है, और देखो यहाँ से टायर मार्क्स भी दिख रहे हैं, और यह टायर मार्क्स ठीक उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ वह पतली सड़क नजर आ रही है। रोहित भी हाईवे पर बने टायर मार्क्स को देखकर हैरान रह गया। जंगल में कीचड़ से गुजरते वक्त टायर पर जो कीचड़ लगा था, वो कीचड़ अभी भी साफ साफ हाईवे से किनारे पर नजर आ रहा था। हालांकि कीचड़ पूरी तरह से सूख चुका था, मगर इतना ही सुराग रोहित और भूमिका के लिए काफी था। रोहित और भूमिका दोनों समझ गए थे कि अनिका को जहां कहीं कैद करके रखा गया था, वो जगह यहीं कहीं आसपास थी। भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित मुझे लगता है कि अनिका को जिस कार में घर लाया गया था, वह कार यहाँ से होकर गुजरी थी, और मुझे तो लगता है कि अनिका को किडनैप करके जहाँ पर रखा गया था वो जगह इसी जंगल के बीचों बीच कहीं है। भूमिका की बात सुनते ही बिना सोचे समझे रोहित ने जंगल की ओर अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगा। भूमिका जानती थी कि रोहित की मानसिक हालत क्या थी, इसीलिए रोहित के पीछे दौड़ लगाते हुए भूमिका ने अपने ऑफिसर से कहा, चलो आप सब मेरे साथ। तभी भूमिका ने एक साथी ऑफिसर ने भूमिका को आवाज लगाते हुए कहा, मैडम हम सब अपने साथ हथियार नहीं लाए हैं, और हो सकता है कि अंदर हमारा सामना किसी खतरनाक गैंग के साथ हो, और अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई किसी के पास हथियार नहीं है। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपने साथी ऑफिसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए अपने साथी ऑफिसरों को इशारा करते हुए भूमिका ने कहा, ठीक है तुम सब यहीं रुको, मगर इतना याद रखो कि अगर हम लोग 1 घंटे में वापस नहीं आए तो तुम लोकल पुलिस फोर्स को लेकर अंदर चले जाना, और तुम लोकल पुलिस अथॉरिटी को भी अभी के अभी इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुला लो। अपने ऑफिसरों के साथ यह बात करने के बाद भूमिका रोहित के पीछे दौड़ लगाने लगी। तभी साथी ऑफिसर ने आवाज लगाते हुए भूमिका से कहा, मैडम आप फिक्र मत कीजिएगा, मगर लोकल पुलिस अथॉरिटी जैसे ही यहाँ पहुँचेगी हम हथियारों के साथ आपका पीछा करते हुए अंदर आ जाएंगे। हम 1 घंटा खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर की बात सुन ली थी। रोहित तेजी से जंगल की ओर दौड़ लगाने लगा था। रोहित को कार के टायर मार्क्स जंगल में हर तरफ नजर आ रहे थे। टायर मार्क्स का पीछा करते हुए रोहित तेजी से दौड़ने लगा। भूमिका भी तेजी से रोहित के पीछे दौड़ लगाने लगी। भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित रुक जाओ और तुम होश में आओ। रोहित भूमिका की बात नहीं सुनने वाला था। रोहित धीरे धीरे अपनी दौड़ने की स्पीड बढ़ाने लगा। रोहित जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर तक पहुंचना चाहता था। रोहित उससे पूछना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था जो वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। भूमिका भी रोहित की ये मानसिक परिस्थिति अच्छी तरह से समझ पा रही थी, मगर वो जानती थी कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। भूमिका ने अपनी स्पीड बढ़ाई और रोहित के बराबर दौड़ने लगी। भूमिका बार बार रोहित को समझा रही थी कि वो होश में आए और ऐसे वक्त में उसे दिमाग से काम लेना चाहिए, मगर रोहित भूमिका की कोई बात नहीं सुन रहा था। इसीलिए भूमिका ने अचानक दौड़ते दौड़ते रोहित के आगे अपना एक पाँव बढ़ा दिया और रोहित जोर से एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही रोहित तेज सांसें लेने लगा। रोहित के माथे से हल्का खून भी बहने लगा था। भूमिका ने रोहित के माथे से खून साफ करके उसे कहा, सॉरी रोहित, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मगर जरा सोचो अगर हम दोनों इस तरह निहत्थे दुश्मनों के सामने पहुंच गए और दुश्मन हथियार से लैस हुए तो क्या करेंगे। ये मत भूलो कि तुम्हारे परिवार को जितनी अनिका की ज़रूरत है उतनी ही तुम्हारी भी ज़रूरत है। अनिका बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, बच्चों के साथ है। अनिका को तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, मगर जरा सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर अनिका और बच्चों का क्या होगा। तेज सांसें ले रहे रोहित ने अपने कपड़े साफ किए और अपने पैरों पर खड़े होते हुए भूमिका से कहा, ठीक है चलो टायर मार्क्स का पीछा करते हैं।
कुछ देर तक रोहित और भूमिका टायर मार्क्स का पीछा करते रहे। फिर अचानक रोहित और भूमिका एक बड़े से तालाब के पास आए। जंगलों में बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा था और उस तालाब के किनारे तक उस गाड़ी के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे। रोहित और भूमिका की सांसें काफी तेज चल रही थी। थकान की वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी सांसें फूल रही थी। रोहित और भूमिका ठीक उस जगह पर पहुंचे जहां पर टायर मार्क्स खत्म हो गए थे। तालाब की ओर देखते हुए भूमिका ने कहा, यहाँ आगे तो कोई टायर मार्क्स नजर नहीं आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अगर तालाब है तो ये कार यहाँ तक पहुंची कैसे। तभी अचानक रोहित की नज़र टायर मार्क्स के साइड में बने एक बड़े से निशान पर पड़ी। रोहित उस निशान के पास जाकर बड़ी गौर से उस निशान को देखता रहा। भूमिका भी उस निशान को देखते हुए धीरे से रोहित के पास गई। अचानक ही रोहित और भूमिका दोनों एक साथ कुछ रियलाइज हुआ और वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। भूमिका ने दबी हुई आवाज में कहा, ये तो हेलीकॉप्टर के पहियों के निशान हैं। जैसे ही भूमिका ने ये बात कही, रोहित और भूमिका दोनों ही दंग रह गए। रोहित धीरे से आसमान की ओर देखने लगा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अनिका के किडनैपर्स ने इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे की थी। अनिका जिस कार से घर लौटी थी, वो कार हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों के ठीक बीचों बीच उतारी गई थी और जंगल के पतले से रास्ते से होते हुए अनिका को मारवा हाउस पहुंचाया गया था। अनिका जब मारवा हाउस के बाहर कार में मिली थी, तब अनिका अकेली थी। ना तो कोई ड्राइवर था और ना ही रास्ते पर कोई अनजान आदमी नजर आ रहा था। अनिका पूरी तरह से बेहोश थी। बेहोश अनिका ने कार किस तरह से चलाई थी। यह कार सचमुच रिमोट मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चल रही थी। यह सारी बातें रोहित और भूमिका दोनों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रही थी। वहाँ सुबह सुबह मारवा हाउस में जब अनिका की आंखें खुली, तब तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अनिका के सामने नजर आए। तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अनिका ने अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था। हर रोज जब भी अनिका की आंखें खुलती, तब उसके चेहरे पर घबराहट नजर आती थी। अनिका ना खुद को नाम जानती थी और ना ही खुद का वजूद जानती थी, मगर इतने दिनों में पहली बार था जब आंखें खोलते ही अनिका की आंखों के सामने तीन प्यारे प्यारे से बच्चों से मुस्कान नजर आ रही थी। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर अनिका की मुस्कान नहीं रुकी। अनिका को मुस्कुराते हुए देखकर रिया ने अनिका के गालों पर किस करते हुए कहा, वाह मम्मा, सच कहूँ तो आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आने लगी हैं। रिया की यह बात सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी छोटी सी शरारती बहन मम्मा और डैडी को किस तरह से रिझाना है। वो अच्छी तरह से जानती थी, ताकि पूरे दिन उसे अपनी शरारतों पर डांट ना खानी पड़े। रिया के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी आयशा के चेहरे पर भी ये सारा नज़ारा देखकर मुस्कुराहट आ गई। आयशा एक नौकरानी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। नौकरानी ने बड़ी सी ट्रे में सजाए हुए नाश्ते एक साइड टेबल पर रखा और आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो तुम सब। उसके बाद आज से हम सबको किस तरह रहना है, उसका पूरा रूटीन और सारी की सारी प्लानिंग दादी माँ तुम सबको बताएगी। आयशा के चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट देखकर बच्चे समझ गए थे कि दादी ने जरूर कोई तगड़ी प्लानिंग की थी। इसीलिए रिया ने अपने दोनों हाथ उछालकर दादी माँ के पास जाकर कहा, ये दादी माँ, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट दादी माँ। मेरे ख्याल से बेस्ट प्लानिंग यही रही कि हम सब मिलकर आज पूरा दिन फाइटर वर्ल्ड नाम की एक गेम खेलें। बड़ा मजा आएगा। बड़े बड़े प्लेन में बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ना होगा हमें, और हाँ, हम सबको एक मिशन गन मिलेगी। उस मिशन गन के जरिए हमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने होंगे। ऐसी अजीबो गरीब गेम के बारे में सुनकर आयशा ने बड़े ही प्यार से रिया की पीठ पर मारते हुए कहा, यह क्या ऊटपटांग गेम खेलती रहती हो तुम? बिल्कुल नहीं, ऐसे सब गेम्स बिल्कुल नहीं खेलेंगे, ना तुम ना हम। चलो सबसे पहले हम टेरेस्ट गार्डन जाएंगे। नाश्ता करने के बाद अनिका तीनों बच्चों और आयशा मरवा के साथ टेरेस्ट गार्डन पर गई। टेरेस्ट गार्डन पर कई सारे फूल सजाए गए थे। आयशा, अनिका और तीनों बच्चों एक साथ टेरेस्ट गार्डन के बीचों बीच एक बड़े से फवारे के पास बनी बेंच पर आकर बैठ गई। अनिका को सारा का सारा नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। तीनों बच्चे भी अनिका के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी अचानक आयशा की नज़र टेरेस्ट गार्डन में बने एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर बैठे एक बड़े से गरुड़ को देखकर आयशा की चीख निकल गई। उस गरुड़ को जब अचानक ही मारवा हाउस के
टेरेस्ट गार्डन में आयशा ने देखा तो आयशा की चीख निकल गई। वो गरुड़ साइज में काफी बड़ा था और बड़ा खतरनाक लग रहा था। गरुड़ की आंखें जैसे आग उगल रही थी। गरुड़ का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गरुड़ काफी गुस्से में था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किसी एक जगह पर काफी देर से देख रहा था। आयशा ने जैसे ही गरुड़ को देखकर चीख लगाई, वो गरुड़ आयशा की ओर देखने लगा। जैसे ही गरुड़ ने आयशा की ओर देखा, आयशा ने पास पड़ी एक बड़ी सी बांस की लकड़ी उठाई और गरुड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। मगर गरुड़ आयशा को इतनी बड़ी बांस की लकड़ी लेकर आते हुए देखकर भी बिल्कुल नहीं डरा। गरुड़ ने अपने बड़े से पंख हवा में लहरा दिए, जिसे देखकर आयशा के हाथों से वो बांस की लकड़ी गिर गई। आयशा तीनों बच्चों की ओर देखकर आई और कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो। लगता है ये गरुड़ बहुत खतरनाक है, काफी गुस्से में है। लगता है यहाँ पर किसी शिकार को ढूंढता हुआ आया है। अलेक्जेंडर और आर्यन भी गरुड़ को इस तरह देखकर काफी हैरान नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि दिल्ली में इस तरह गरुड़ का दिखना काफी सरप्राइजिंग था। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गरुड़ ऊंचे आसमान में उड़ने वाला एक पक्षी था। गरुड़ सिर्फ शिकार करने के लिए जमीन की सतह पर नजर आता था। गरुड़ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाला एक खतरनाक शिकारी पक्षी था। जो गरुड़ मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में बने पेड़ पर बैठा था, उस गरुड़ को देखते ही अलेक्जेंडर समझ गया था कि वो गरुड़ एक बेहद खतरनाक और जंगली गरुड़ था, जो किसी जंगल से शायद शहर में भूला भटका आया था। गरुड़ के पांव काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। उस गरुड़ ने जब अपने दोनों पंख हवा में लहराए थे, तब उस गरुड़ की विशालता देखकर बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लेता। जब उस गरुड़ ने अपने पंख लहराए तो उसकी साइज काफी बड़ा लग रहा था। आयशा उस गरुड़ को देखकर काफी घबरा गई थी। इसीलिए अनिका और तीनों बच्चों को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए आयशा ने बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो जल्दी। इसी वक्त अंदर चलो। तभी अचानक आयशा की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ की ओर देख रही थी। आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अंदर चलो बेटा। लगता है ये गरुड़ शिकार की तलाश में यहाँ पर आया है। हो सकता है शिकार ना मिलने की उम्मीद की वजह से ये गरुड़ हम पर हमला कर दे। ये गरुड़ काफी ताकतवर नजर आ रहा है और उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी गुस्से में भी है। मैं अभी नौकरों से कहती हूँ कि इस गरुड़ को किसी तरह से हमारे बंगले से बाहर निकलवाए। ये कहते हुए आयशा अनिका और तीनों बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। मगर तभी अनिका ने बड़े ही धीरे से आयशा का हाथ अपने कंधे से हटाया। आयशा अनिका की ये हरकत देखकर हैरान रह गई। आयशा ने जब अनिका की ओर देखा तो अनिका अभी भी काफी गौर से उस गरुड़ को देख रही थी। अनिका ने जब पलटकर आयशा की ओर देखा तो आयशा काफी घबराई हुई लग रही थी। आयशा के चेहरे की घबराहट देखकर अनिका ने दबी हुई आवाज में गरुड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो गुस्सा नहीं हुआ है, वो खतरनाक नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों बच्चे भी अनिका की ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए। हालांकि रिया इतने खतरनाक शिकारी पक्षी को देखकर काफी घबरा गई थी, मगर साथ ही साथ नन्ही सी रिया गरुड़ को इस तरह अपने घर में देखकर काफी एक्साइटेड भी लग रही थी। जब अनिका ने आयशा से ये बात कही तो रिया ने अपनी मम्मा की ओर देखते हुए कहा, मम्मा आपको कैसे पता कि वो इस वक्त गुस्सा नहीं है? देखो चेहरे से तो इतना खतरनाक लग रहा है। उसकी आंखें लाल लाल है और चोंच इतनी नुकीली है जैसे कि कोई तलवार हो। हालांकि मुझे इतने खतरनाक शिकारी पक्षी को देखकर काफी घबराहट हो रही है, मगर हाँ, मैंने आज से पहले इतना बड़ा गरुड़ कभी नहीं देखा है। हाँ, मैंने किताबों में गरुड़ के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, मगर अपनी आंखों के सामने गरुड़ देखना इट्स सो एक्साइटिंग। मैं अभी इस गरुड़ की कुछ फोटोग्राफ्स लेती हूँ और हो सके तो मैं गरुड़ के साथ सेल्फी भी लेना चाहूंगी, ताकि मैं स्कूल में अपने सारे दोस्तों को बता सकूं कि मैं कितनी ब्रेव हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने एक साथ अपने सर पर एक हाथ मारते हुए एक दूसरे को देखा। अलेक्जेंडर ने धीरे से रिया के सर पर हाथ की चपक लगाते हुए कहा, तुम गरुड़ के साथ सेल्फी लेना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तुम्हें पता है ना कि गरुड़ कितना खतरनाक शिकारी पक्षी होता है? तुम जैसे छोटे बच्चों को तो अपने एक ही पांव के पंजे में पकड़कर दूर आसमान में खींचकर ले जा सकता है। इतना पावरफुल होता है गरुड़। अगर तुमने इसके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश की और उसे सेल्फी का एंगल पसंद नहीं आया तो हो सकता है मोबाइल के साथ साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भी अपने साथ पहाड़ी पर ले जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आने लगी थी। तभी आयशा ने तीनों बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, ये वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, चलो चुपचाप अंदर।
अपनी दादी माँ की डांट खाते हुए तीनों बच्चे एक साथ अपना मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे और घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। मगर आयशा ने देखा कि अनिका अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ को देख रही थी। जब आयशा ने उस गरुड़ की ओर वापस देखा तो आयशा को महसूस हुआ कि गरुड़ भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने पैर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका ने अपने कदम आयशा से कुछ दूर लिए, आयशा ने अनिका का पीछे से पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो अनिका बेटा? अनिका ने जैसे ही आयशा का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गरुड़ मुझसे कुछ बात करना चाहता है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा हैरान रह गई। तीनों बच्चे भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की कही कोई बात समझने की कोशिश कर रही थी। अक्सर इंसान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन तभी होते हैं जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता है जो उसकी भाषा न जानता हो। मगर भले ही दो इंसान एक दूसरे की भाषा न जानते हों, वो अपने हाव भाव के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। अनिका को देखकर ठीक वही एहसास हो रहा था जैसे गरुड़ की आंखों में आंखें डालकर वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ रखा था, मगर फिर भी अनिका धीरे धीरे गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अब अनिका की इस हरकत को देखकर बच्चों के चेहरे पर भी घबराहट साफ साफ नजर आने लगी थी। वो जानते थे कि गरुड़ के हमले से उनकी मम्मा को कितनी सीरियस इंजरी हो सकती थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ के पास जाने लगी। आयशा अनिका को कई बार रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए आयशा ने इस बार बड़ी ही सख्ती से अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अनिका को पीछे की ओर धकेल दिया। अनिका उस गरुड़ के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। गरुड़ ने अपने दोनों पंख हवा में लहराना शुरू कर दिया। गरुड़ को इस तरह देखकर किसी भी इंसान के दिल में खौफ खड़ा हो सकता था, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। अपने परिवार को खतरे में देखते हुए आयशा भी गरुड़ के सामने खड़ी हो गई। आयशा इस तरह से गरुड़ के सामने खड़ी थी ताकि अगर गरुड़ हमला करे तो सबसे पहले वो आयशा पर हमला करे। तभी अचानक अनिका पीछे से खड़ी होकर आयशा के पास आई और आयशा गरुड़ पर पहले हमला करे इससे पहले आयशा को रोकते हुए अनिका ने कहा, वो दुश्मन नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसा क्यों कर रही थी। अनिका जिसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि जिसे अपना नाम भी याद नहीं था, वो अचानक गरुड़ को देखकर ऐसा क्यों कह रही थी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि कभी कभी हम किसी जानवर को जंगली और खतरनाक समझ बैठते थे, मगर तभी उस जानवर को जानने वाला इंसान आकर हमें कहता है कि वो जानवर खतरनाक नहीं बल्कि लोगों से प्यार करने वाला है। मगर इस हालत में वो इंसान पहले से उस जानवर के साथ पहचान बना चुका होता है। अनिका ने उस गरुड़ के साथ क्या पहले से दोस्ती बना रखी थी? ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। दोनों बच्चे भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे अनिका के इस रिएक्शन को देखकर धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगे। आयशा ने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हुए अनिका से कहा, अनिका चलो, इस वक्त पीछे चलो। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका अभी उस मानसिक परिस्थिति में नहीं थी कि अनिका हर बात पर भरोसा किया जा सके। काफी देर तक अनिका उस गरुड़ की आंखों में देखती रही और गरुड़ भी अनिका की आंखों में देखता रहा। अनिका धीरे धीरे अपने कदम गरुड़ के पास बढ़ाने लगी। गरुड़ भी अब बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अनिका गरुड़ के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गई और बड़े ही ध्यान से गरुड़ को देखने लगी। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था। कुछ देर तक गरुड़ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखता रहा। अनिका के चेहरे पर भी काफी हैरानी नजर आ रही थी। गरुड़ को देखते हुए अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था, मगर अनिका के मन में अब एक बात पक्की थी कि गरुड़ जरूर अनिका को कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज देने चाहता था। गरुड़ और अनिका को एक दूसरे के सामने देखकर आयशा काफी हैरान नजर आने लगी थी। आयशा जो अनिका से कुछ ही कदम पीछे थी और काफी ज्यादा अलर्ट थी, उसने फिर से अपने हाथ में बांस की लकड़ी पकड़ ली थी ताकि अगर गरुड़ अनिका पर अटैक करने की कोशिश करे तो उससे पहले आयशा गरुड़ को हमला करने में रोक सके। मगर अब धीरे धीरे आयशा की सांसें भी धीमी पड़ने लगी थी। आयशा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि गरुड़ अनिका पर हमला नहीं करने वाला था, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह के सिग्नल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर भी आयशा को पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसे गरुड़ पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं। तीनों बच्चे भी अब धीरे धीरे चलकर आयशा तक पहुंच गए थे। वो भी काफ़ी हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहे थे।
तभी रिया ने अपनी दादी माँ की ओर देखकर कहा, क्या मम्मा पहले से इस गरुड़ को जानती है? अगर मम्मा गरुड़ को जानती है तो हो सकता है कि इसी गरुड़ के जरिए मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए। अगर गरुड़ के जरिए ही सही उनकी मम्मा की याददाश्त किसी तरह से वापस आने वाली थी तो तीनों बच्चों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं थी। बिल्कुल धीमी आवाज़ में आयशा ने अनिका से पूछा, अनिका क्या तुम उस गरुड़ को जानती हो? क्या तुमने इससे पहले भी कभी इसे देखा है? अनिका ने पलटकर आयशा की ओर देखा। अनिका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रही थी। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आयशा से कहा, नहीं मुझे ठीक से याद नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही अनिका ने आयशा से ये बात कही तभी अनिका, आयशा और तीनों बच्चों के कानों पर एक गनशॉट की आवाज़ पड़ी। गोली के धमाके की आवाज़ सुनकर टेरेस पर खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराकर चौंक गए। जब अनिका ने पलटकर देखा तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए हवा में फायर करते हुए अनिका और आयशा की ओर दौड़कर चले आ रहे थे। इससे पहले कि अनिका और आयशा इन सिक्योरिटी गार्ड को कुछ कहते, सिक्योरिटी गार्ड ने गरुड़ के सामने बंदूक तान दी और फायर करने के लिए ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। इससे पहले कि कोई सिक्योरिटी गार्ड बंदूक से गोली चला पाता, अनिका गरुड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये गरुड़ को बचाने के लिए उसका एक नेचुरल रिएक्शन था। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अनिका को इस तरह गरुड़ का बचाव करते हुए देखकर हैरान हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाइए मैडम, ये बहुत खतरनाक पक्षी है, पता नहीं हमारे घर में कैसे घुस आया है। अक्सर ये गरुड़ तो उन जगहों पर हमला करते हैं जहाँ ज़्यादा सांप दिखते हैं, मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आखिर ये गरुड़ हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है। ये यहाँ किस चीज़ की तलाश में आया है ये हम नहीं जानते, मगर जरूर यहाँ आसपास कोई शिकार है जिसका शिकार करने के लिए ये जरूर हमारे घर में घुस आया है। और अगर उसे ये लगा कि हम लोग उसे शिकार करने से रोकने वाले हैं तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। बच्चों की ओर इशारा करते हुए एक चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बच्चों आप अंदर चले जाइए, ये गरुड़ बेहद खतरनाक पक्षी होता है। हमारे गांव में एक बार एक गरुड़ ने एक 3 साल के बच्चे को अपने ताकतवर पंजों में दबोच लिया था। वैसे उस सिक्योरिटी गार्ड की बात का असर आर्यन और अलेक्जेंडर पर बिल्कुल नहीं हुआ था, मगर उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रिया काफ़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया को घबराया हुआ देखकर अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर अनिका इतना जरूर जानती थी कि रिया तो बिल्कुल सेफ थी। मगर अगर अनिका गरुड़ के सामने से हट जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उस गरुड़ को गोली मार देंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स और बच्चों के बीच बातचीत चल रही थी। तभी अनिका ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। पीछे गरुड़ नजर नहीं आ रहा था। गरुड़ अचानक ही टेरेस गार्डन से गायब हो चुका था। अनिका, आयशा और तीनों बच्चे हैरान थे। तीनों बच्चे दौड़कर यहाँ वहाँ टेरेस गार्डन पर जाकर गरुड़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड भी अपने हाथों में बंदूक पकड़े गरुड़ को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगे, मगर सभी लोग इस बात से हैरान थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इतने कम सेकंड में गरुड़ गायब कैसे हो गया था। गरुड़ एक बेहद भारी पक्षी था और उसके पंख भी इतने बड़े होते थे कि उनके एक पंख की लंबाई एक बड़ी सी कार के साथ नापी जा सकती थी। इतना बड़ा गरुड़ अचानक ही पलक झपकते ही गायब कैसे हो सकता था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जब बच्चों और सिक्योरिटी गार्ड ने गरुड़ को ढूंढने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि अब गरुड़ को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं था। गरुड़ मारवा हाउस से चला जा चुका था। मगर गरुड़ के गायब होने से भी ज़्यादा हैरानी आयशा को इस बात की थी कि आखिर अनिका ने उस गरुड़ को देखने के बाद ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। क्या अनिका उस गरुड़ को पहले से जानती थी? क्या उस गरुड़ और अनिका के बीच में कोई कनेक्शन था? और अगर अनिका को कहीं बात सच थी कि गरुड़ अनिका को कोई मैसेज देने आया था तो वो मैसेज क्या था? सुबह जब गुलेरिया हाउस में नंदनी श्रेया के बेडरूम में वापस लौटी तब उसने देखा कि श्रेया और पिंकी दोनों अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। नंदनी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया की दिमागी हालत जिस तरह की थी उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की बहुत ज़रूरत थी, मगर नंदनी अच्छी तरह से जानती थी कि पिंकी के एग्जाम सर पर थे और अब पिंकी की जिम्मेदारी भी नंदनी को उठानी थी। इसीलिए अपने बेटे यश को तैयार करने के साथ साथ नंदनी पिंकी को भी स्कूल के लिए तैयार करने के लिए श्रेया के बेडरूम में चली आई।
श्रेया को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर नंदिनी बड़े ही आराम से बेडरूम में अपने कदम बिस्तर की ओर आगे बढ़ाने लगी और फिर बड़े ही धीरे से नंदिनी ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए पिंकी को जगाया। जैसे ही पिंकी ने अपनी आंखें खोली, नंदिनी ने अपने होठों पर अपनी उंगली दबाते हुए कहा, मम्मा को आराम करने दो, मैं तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार कर देती हूँ। पिंकी ने जब अपनी आंखें धीरे से खोली तब पिंकी ने अपने बगल में लेटी हुई अपनी मम्मा की ओर देखा। श्रेया काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। कहीं ना कहीं श्रेया को इस तरह सोया हुआ देखकर पिंकी को अपनी मम्मा पर बहुत ज़्यादा दया आने लगी थी। मगर अब पिंकी जानती थी कि पिंकी को अपनी कुछ जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखना होगा। पिंकी ये भी जानती थी कि उसके एग्ज़ाम सर पर थे, इसीलिए ज़्यादा दिन स्कूल न जाना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए नंदिनी चाची की बात मानते हुए पिंकी अपनी जगह से उठी और नंदिनी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नंदिनी ने पिंकी को तैयार किया और यश के साथ स्कूल ले जाने के लिए दोनों बच्चों को नीचे लिविंग रूम में ले आई। करण गुलेरिया ने जब नंदिनी को सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाते हुए देखा तो उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। वो नंदिनी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सिद्धार्थ जब अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने गुलेरिया परिवार को छोड़कर गया था तब भी नंदिनी की आंखों में आंसू थे और वो यहाँ से जुदा होना नहीं चाहती थी, मगर अपने पति की जिद के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई उस वक्त। मगर आज जब इतने दिनों बाद नंदिनी घर वापस लौटी थी तो नंदिनी ने घर की सारी जिम्मेदारियां वापस अपने कंधों पर उठाने में जरा भी देर नहीं की, स्पेशली जब बात नन्ही सी पिंकी की थी। करण भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि नंदिनी पिंकी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ले। जब तक श्रेया पहले की तरह फिर से अपनी रूटीन लाइफ गुजारने नहीं लग जाती तब तक नंदिनी ही अगर पिंकी को संभाले तो यही बेहतर था। श्रेया प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए करण ने घर में कुछ नौकर बढ़ा दिए थे जो श्रेया की देख रेख करेंगे। सुबह से लेकर अब तक करण को सिर्फ इसी बात की चिंता हो रही थी कि अगर श्रेया की मानसिक हालत इसी तरह बिगड़ती रही तो उसके होने वाले बच्चे पर भी उसका असर हो सकता था। मगर अब ये करण की जिम्मेदारी थी कि आकाश के जाने के बाद आकाश के होने वाले बच्चे और आकाश की बीवी श्रेया पर किसी भी तरह की आंच न आए। पिछली रात श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखने के बाद करण अभी भी गहरी सोच में थे कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। क्या उन्हें श्रेया के दिमागी ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा देना चाहिए या कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए, ये बात भी करण नहीं जानते थे। इस वक्त करण को अनिका की बहुत याद आ रही थी। वो जानते थे कि अनिका इस वक्त ठीक होती तो वो जरूर श्रेया की बिगड़ी हुई हालत को रोक सकती थी, या यूं कहा जा सकता था कि अनिका के साथ सब कुछ ठीक होता तो वो श्रेया की हालत इतनी बिगड़ने ही नहीं देती। नंदिनी और सिद्धार्थ का बेटा यश जो सारा दिन बदमाशियां करता रहता था वो भी पिंकी के साथ अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा था। पहले एक बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी छोटी बहन को बहुत सताता था। यश का स्वभाव हमेशा से ही काफ़ी जिद्दी था। शरारतें करना, पिंकी को सताना, अपने से छोटे बच्चों को सताना, ये सब यश को बहुत अच्छा लगता था। मगर आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद यश का पिंकी के प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। अब यश एक बड़े भाई की तरह पिंकी को संभाल रहा था। यश ने बड़े ही प्यार से पिंकी के प्लेट में नाश्ता परोसा और पिंकी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छे से खाना, अब दोबारा बिल्कुल दुबली पतली मत हो जाना। क्या तुम जानती भी हो कि तुम इतनी दुबली पतली हो कि स्कूल में सब तुम्हारी वजह से मुझे चिढ़ाते हैं। सब मुझे कहते हैं कि तुम इसलिए इतनी पतली हो क्योंकि घर पर जो भी खाना बनता है वो सब मैं खा जाता हूँ और तुम्हारे लिए कोई खाना ही नहीं बचता। मेरे सारे फ्रेंड तुम्हारी वजह से मुझ पर हंसते हैं, इसीलिए अब से तुम्हें भी दबकर नाश्ता करना है। जैसे ही यश ने यह बात कही, नंदिनी ने यश के सर पर बड़े ही प्यार से चपत लगाते हुए कहा, और उसे नाश्ता करने देना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो टिफ़िन पिंकी स्कूल में ले जाती है वो टिफ़िन कौन चट कर जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है तो स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लिया करो, मगर पिंकी के टिफ़िन बॉक्स में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। तभी यश ने अपने मुंह में एक बड़ा सा निवाला रखते हुए अपनी मम्मा से कहा, अरे मम्मा, अगर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा तो फिर तो भी पिंकी कौन सा खाने वाली है। क्या तुम्हें पता है पिंकी अक्सर पूरा का पूरा भरा हुआ टिफ़िन घर पर वापस ले आती है। अरे खाना खाना इसे अच्छा नहीं लगता। जैसे वो कॉलेज में जाने वाली दीदियाँ आजकल सारा दिन डाइटिंग करती रहती है ना, हर चीज़ खाने से पहले 10 बार सोचती हैं। ये पिंकी तो उन सब लड़कियों की भी माँ है। वो खाना खाने से पहले 10 बार सोचती हैं। ये खाना खाने के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं। पता नहीं अभी से इसे कौन सी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। 13 साल के यश की ये बात सुनकर नंदिनी ने यश की पीठ पर एक जोर से चपत लगाते हुए कहा, चुप करके खाना खाओ। ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई?
तुम कैसे जानते हो ये सारी बातें? यश ने अपनी माँ की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, अरे मम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आजकल तो हमारे स्कूल की लड़कियों में भी ट्रेंड चल रहा है, कौन सबसे कम कार्ब्स खाता है, इसकी कंपटीशन लगी रहती है इन लड़कियों में, जिसे कार्ब्स काउंटिंग कहा जाता है। और फिर हफ्ते में कोई एक दिन चुना जाता है जब ये सारी लड़कियां खाना खाने के लिए टूट पड़ती हैं, और उस दिन पिज्ज़ा, बर्गर, नाचोस जो उनके रास्ते में आता है सब कुछ निकल जाती हैं, और हमारी भाषा में इसे चीट डे कहा जाता है। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल में जा रही छोटी छोटी बच्चियों को ये सब कौन सिखाता था और कहाँ से सब वो सीखती थी। इस जनरेशन की बच्चियां, नंदिनी ने खाली बर्तन समेटते हुए करण की ओर देखकर कहा, पता नहीं इस जनरेशन का क्या होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनकी बातें देखिए। मैं जब इनकी उम्र की थी तब मुझे इन सारी बातों का मतलब भी नहीं पता था। गहरी सोच में डूबे करण ने एक पल के लिए अपनी सारी टेंस को अपने सर से हटाते हुए नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये सारी बातें हमने सुनी भी नहीं थी। उस जमाने में रोटी पे थोड़ा सा घी कम पड़ जाए तो सारा का सारा परिवार रोटी बनाने वाली माँ पर टूट जाता था, और आज का जमाना है अगर माँ जरा सा घी रोटी पर लगा दे तो पूरा का पूरा परिवार माँ पर टूट जाता है कि भाई रोटी में घी लगाया तो लगाया क्यों। करण की ये बात सुनकर आसपास खड़े नौकर भी मुस्कुराने लगे। नंदिनी दोनों बच्चों को लेकर स्कूल जाने के लिए निकल गई। नंदिनी और बच्चों के जाते ही लिविंग रूम में खड़े सभी नौकरों के चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि सारे के सारे नौकर श्रेया की मानसिक कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस में थे, मगर सबसे ज़्यादा टेंस इस वक्त गुलेरिया हाउस में किसी को थी तो वो थी करण को। करण नहीं जानते थे कि श्रेया की मानसिक हालत और कितनी बिगड़ने वाली थी। वहीं श्रेया के बेडरूम में धीरे से श्रेया ने अपनी आंखें खोली।